Okay, good morning, Namaskar. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, good morning, good morning. Okay, चलो, just give me 2 minutes start करता हूँ, ठीक है? चलिए, ओके। सबसे पहले तो मैं करवाता हूँ 2 पॉइंट्स जो कल हमारे रह गए थे, मतलब कल परसों वाली क्लास में रह गए थे कराने वाले। फिर वो डिजिटल बैंकिंग वाले टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, राइट? हमारे पास जो शब्द था वो था, मैं एक सेकंड फाइल लेकर आता हूँ। ओके, सो टाइप्स ऑफ चार्जेस में हमने मॉर्टगेज कर लिया था, हाइपोथेकेशन कर लिया था, प्लेज कर लिया था, असाइनमेंट कर लिया था, सेट ऑफ करना है और राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन करना है, राइट? ओके, सो यहाँ पर सेट ऑफ का मतलब क्या है? सेट ऑफ का मतलब होता है, सेट ऑफ भी करवा दिया था ना मैंने, सेट ऑफ भी शायद आपको सेट ऑफ करवा नहीं करवाया था, चलो कोई बात नहीं, करवा देते हैं। सो सेट ऑफ का मतलब होता है कि आपको किसी एक चीज के अगेंस्ट दूसरे चीज को सेटल करना। सेट ऑफ का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका कोई लोन अकाउंट में कोई अमाउंट पेंडिंग पड़ी है, ठीक है,
उस अमाउंट को उस पेंडिंग अमाउंट को आपके सेविंग अकाउंट से पैसा निकालकर लोन में डाल देना, दैट इज सेट ऑफ। ठीक है। सो क्लेम जो है, बैंक को अगर पैसा चाहिए, है ना, और वो पैसा यहाँ पर उसके सेविंग अकाउंट में पड़ा है, तो वहां से पैसे को डाल दिया गया है उसके अंदर, दैट इज सेट ऑफ। अब जो राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन है, ये भी वैसा ही है ना, ये भी वैसा ही सेक्शन 59, 60, 61 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वगैरह वगैरह लिखा हुआ है, सेम चीज ऐसी है। हल्का सा डिफरेंस है। हल्का सा डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आप लास्ट लाइन में जब पढ़ोगे, लास्ट लाइन से तीसरी लाइन जब शुरू करोगे, तो वहां पर लिखा है when a fixed deposit receipt of appropriated before maturity it is under right of appropriation, and when it is appropriated after maturity right of set off is exercised। कि अगर कोई फिक्स, अगर हमने मान लीजिए लोन को यहाँ पर बंद करना है, लोन को सॉरी, लोन में कोई पैसा ओवर ड्यू पड़ा है, आपका ड्यू पड़ा है, तो वो पैसा अगर हमने एफडी से उसको चुकाना है, तो अगर एफडी उसकी तोड़ दी जाती है, ब्रेक कर दी जाती है मैच्योरिटी से पहले, तो उसको राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन कहेंगे। और अगर एफडी की मैच्योरिटी हो जाती है उसके बाद यहाँ पर उसको तोड़कर या फिर उसको यहाँ पर खाते में पैसा आ जाता है, तो उसको पैसे का इस्तेमाल अगर उसकी मैच्योरिटी के बाद करेंगे, तो उसको राइट ऑफ सेट ऑफ कहते हैं। दोनों का, दोनों चीजें सेम ही है, दोनों का पर्पस जो है, ऑब्जेक्टिव जो है सेम है, कि लोन में ड्यू है पैसा और वो पैसा उठा लेना। बस समय का फर्क है, समय दोनों में अलग अलग वक्त पे ये चीज इस्तेमाल की जाती है, राइट ऑफ सेट ऑफ और राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन। अच्छा, इस पीडीएफ में मैंने आपको बहुत सारे, जैसे मोर्टगेज लीन वगैरह, इन सब में ना आपने देखा होगा कि सेक्शन वेक्शन लिखे हैं, सेक्शन लिखे हैं, सेक्शन 58 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट वगैरह, इसमें सरफासी एक्ट का जिक्र किया गया है, इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जिक्र किया गया है। ठीक है। इसी तरह से इसमें भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जिक्र है यहाँ पर लीन में। तो ये सारे के सारे याद रख लेना सेक्शन के साथ। एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है और आ सकता है। ऑलरेडी इन्होंने एक क्वेश्चन तो मुझे अभी याद ही है, जैसे ये हाइपोथिकेशन का पूछा था, हाइपोथिकेशन कौन से एक्ट के तहत डिफाइंड है, तो क्वेश्चन आ चुका है, उसका आंसर था सरफासी एक्ट 2002 के तहत डिफाइंड है। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि मॉर्टगेज कौन से एक्ट के अंदर डिफाइंड है, तो सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत यहाँ पर मॉर्टगेज की डेफिनेशन दे रखी है। तो इस तरह का क्वेश्चन इस न्यूज में से आ सकता है। सेक्शन 172 है ना, इसमें सेक्शन 171 का जिक्र किया गया है, इसमें सेक्शन 59, 60, 61 का जिक्र किया गया है। ठीक है। चलो, ये तो हो गया हमारा ये वाला। कंटिन्यू करते हैं कल वाले ही फाइल को, डिजिटल बैंकिंग के फाइल को रिपीट करते हैं। डिजिटल बैंकिंग हम समाप्त कर देंगे आज। ठीक है। कल हमने एटीएम एटीएम पढ़ लिया था, ब्राउन लेवल एटीएम हो गया था, कैश डिपॉजिट पासबुक हो गई थी हमारी। ओके। और आज हमने करना है कार्ड्स का, और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह, है ना। हाँ, ओके। चलो शुरुआत करते हैं क्रेडिट कार्ड से। देखो, जो डेबिट कार्ड है, या फिर डेबिट कार्ड कर लेते हैं क्योंकि एटीएम के साथ कनेक्टेड ही है। जो आपका एटीएम कार्ड है उसी को आज की डेट में हम डेबिट कार्ड भी कहते हैं, कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है। बस ये चीज होती है कि डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड को इस्तेमाल करने के लिए आपके अकाउंट में जो है वो पैसा होना चाहिए। आपके अकाउंट में अमूमन पैसा होता नहीं है, तो आप उसमें से पैसा नहीं निकलवा सकते, इस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकते। डेबिट कार्ड का इस्तेमाल आप एटीएम में तो करते ही करते हो, इसके अलावा आप उसको ऑनलाइन कहीं पर कोई शॉपिंग करनी है, कोई चीज परचेज करनी है, वहां पर भी इस डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहां पर आप जब भी परचेजिंग करते हो, तो वहां पर आपको डेबिट कार्ड का नंबर, नाम, आपका एक्सपायरी डेट वगैरह वगैरह, सीवीवी जो है वो पूछा जाता है। वहां पर क्या पूछा जाता है, एक तो आपने कार्ड अगर आपके पास है तो निकाल लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक जस्ट आपने कार्ड तो देखा होगा, ठीक है। कार्ड के ऊपर क्या क्या लिखा होता है, कार्ड के ऊपर यहाँ पर एक कॉर्नर पर, यहाँ पर जो कार्ड है, ज्यादा ही बड़ा बन गया, चलो कोई बात नहीं। कार्ड है, यहाँ पर दो कॉर्नर जो है, इन दोनों कॉर्नर पर एक तरफ तो आपका वीजा, मास्टर कार्ड वगैरह, रुपए कार्ड लिखा होगा, एक तरफ कंपनी का लोगो होगा। ठीक है। कंपनी, अगर कोई कंपनी है जिसका आपने ले रखा है कार्ड, है ना, चाहे वो बैंक हो, कंपनी हो, किसी कंपनी का किसी के साथ टाई अप होता है, जिसको हम को ब्रांडेड कार्ड कहते हैं, कि मान लीजिए एक्सिस का फ्लिपकार्ट के साथ टाई अप होता है, एक्सिस का भी लोगो होगा,
फ्लिपकार्ट का भी लोगो होगा, दोनों का होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पर नंबर होगा, कार्ड नंबर आपको दे रखा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर कार्ड की यहाँ पर एक्सपायरी डेट लिखी होगी, कब स्टार्ट हुआ था, कब एक्सपायर होने वाला है, राइट। और फिर यहाँ पर आपका नाम भी लिखा होगा, ठीक है, नाम ऊपर नीचे, एक्सपायरी डेट ऊपर नीचे जो भी है, ठीक है। और यहाँ पर एक चिप बनी होगी, ठीक है, और एक यहाँ पर एक वाईफाई का सिग्नल बना होगा, इस तरह का कुछ। वाईफाई का सिग्नल हो सकता है सभी कार्ड्स में ना हो, लेकिन आजकल सभी कार्ड्स में आने लग गया है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो बेसिक चीजें हैं, ठीक है, वो यहाँ पर बनी होती हैं इतनी, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा एक आधी कोई किसी बैंक ने दे दी हो कोई फीचर तो ठीक है, वो लिखा हो तो लिखा हो आज। और जो बैक साइड होती है कार्ड की, उस बैक साइड पे यहाँ पर आपका एक ऐसे स्ट्रिप बनी होती है, मैग्नेटिक स्ट्रिप बनी होती है, और यहाँ पर एक 3 डिजिट का नंबर लिखा होता है व्हाइट पट्टी में, है ना। इस व्हाइट पट्टी में जो नंबर होता है इसको हम कहते हैं CVV, दैट इज कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ये CVV जो होता है, ये CVV जो होता है, ये आजकल CVV जो है ये फ्रंट में भी आने लग गया है। अभी मेरे पास हाल ही में कार्ड आया था आईसीआईसी बैंक का, ठीक है, क्रेडिट कार्ड था मेरे पास, डेबिट कार्ड नहीं, क्रेडिट कार्ड था, उसके बारे में जिक्र करूंगा। उसका सीवीवी उन्होंने फ्रंट पे दे रखा है, फ्रंट पे सीवीवी है यहाँ पर आपका, ठीक है। अमूमन जो सीवीवी होता है वो बैक साइड भी रहता है। अब यहाँ पर ये सब तो मैंने फ्रंट का बताया, अब इसमें कुछ चीजें और मैं बता देता हूँ क्या क्या होती हैं। देखो, ये जो आपका चिप होती है, ये चिप और ये मैग्नेटिक स्ट्रिप, ये दोनों के दोनों काम एक ही करती है। दोनों काम क्या करती हैं, दोनों आपके कार्ड का जो डाटा होता है वो अपने पास स्टोर रखती है। ये चिप और मैग्नेटिक स्ट्रिप कब काम आती है, ये तब काम आती है जब आप कार्ड से किसी तरह की पेमेंट करते हो स्वाइप मशीन के थ्रू। स्वाइप मशीन आपने देखा होगा जिसमें कार्ड स्वाइप होता है, आप जब किसी मॉल में या किसी दुकान पे जाते हो, कोई भी आप अपना कार्ड देते हो, स्वाइप करते हैं, या फिर स्वाइप नहीं, वो कार्ड को उस मशीन के माउथ पे लगा देते हैं, ऐसे करके अंदर डाल देते हैं, ठीक है, अंदर डाल के रख देते हैं। तो उसको हम स्वाइप मशीन या फिर उसको हम पीओएस मशीन भी कहते हैं, दैट इज पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन भी कहते हैं, ठीक है। सो ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन आपके कार्ड के डाटा को यहाँ पर कैप्चर करती है चिप या मैग्नेटिक स्ट्रिप के माध्यम से, और आपके कार्ड में ट्रांजेक्शन पॉसिबल हो जाती है। पहले के टाइम पे चिप नहीं हुआ करती थी, केवल मैग्नेटिक स्ट्रिप होता था, लेकिन मैग्नेटिक स्ट्रिप से क्या था कि आपका जो कार्ड की क्लोनिंग है, जो कार्ड की डुप्लीकेसी है, वो पॉसिबल होता था, क्योंकि स्वाइप मशीन में कुछ ऐसी वो स्किमिंग कुछ लगा देते थे जिससे कार्ड की डिटेल जो है वो चोरी हो जाती है, तो कार्ड लेटर ऑन यहाँ पर क्लोन कर लिया जाता था, डुप्लीकेट बना दिया जाता था। लेकिन चिप से यहाँ पर ये चीज थोड़ी बहुत कम हुई है, काफी हद तक कम हुई है, और चिप बेस्ड कार्ड ये माना जाता है कि काफी सिक्योर कार्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन करने वाले कर भी लेते हैं कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर अब ये क्या किया जाता है, जो स्वाइप होता है वो तो यहाँ पर साइड में आप मशीन आती है तो उस पर ऐसे स्वाइप किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि वो मैग्नेटिक स्ट्रिप का इस्तेमाल किया गया। अगर वो कार्ड को उस मशीन के माउथ पे ऐसे लगा कर लगा रहा है, तो यानी कि आपका जो कार्ड डिटेल्स है वो चिप से रीड की जाएगी, मैग्नेटिक स्ट्रिप उसमें नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। ये तो एक चीज हुई यहाँ पर चिप बेस्ड की। और आज की डेट में सारे के सारे जो कार्ड हैं, सारे के सारे जो कार्ड हैं, उस कार्ड में यहाँ पर चिप लगी ही लगी हुई है। अगर आपके पास कोई कार्ड ऐसा है जिसमें चिप नहीं लगी हुई है, तो इसका मतलब कार्ड आपका आउटडेटेड है, वो कार्ड इस्तेमाल भी नहीं आएगा, वो कार्ड आप यूज ही नहीं कर पाएंगे, कहीं पर भी चलेगा नहीं आपका वो कार्ड, ठीक है। क्योंकि बैंक्स को साफ साफ निर्देश दिए गए थे कि इन कार्ड्स को यहाँ पर आप रिप्लेस कीजिए। तो आपके घर पर क्या था, ऑटोमेटिकली ही आपके घर पर यहाँ पर कार्ड डिलीवर हो गए थे आपके पुराने कार्ड की जगह। आपने कोई अप्लाई नहीं किया था कार्ड्स के लिए, कुछ नहीं किया। नॉर्मली एटीएम के लिए अप्लाई करना पड़ता है, नॉर्मली एटीएम के लिए यहाँ पर आपको बैंक में जाकर बात करनी पड़ती है, इंटरनेट बैंकिंग अप्लाई करते हो, नया एटीएम के लिए कुछ भी जो भी आपको अप्लाई करना है, अकाउंट ओपन करवाते हो, लेकिन इस कार्ड के लिए आपको कहीं अप्लाई नहीं करना पड़ता। बैंक्स ने ऑटोमेटिकली आपके घरों में वो कार्ड्स डिलीवर कराए थे, और ये आधा पुराना कार्ड आपका डिस्पोज हो जाएगा, ठीक है। ये तो हुई चिप बेस्ड कार्ड की बात। दूसरी अब बात करते हैं यहाँ पर, जो ये यहाँ पर एक वाईफाई सिग्नल है, इसका क्या मतलब है। ये वाईफाई सिग्नल जो है ये यहाँ पर बेस्ड है किस टेक्नोलॉजी पे, ये बेस्ड है आपका एनएफसी टेक्नोलॉजी पे, नियर फील्ड कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं।
नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इस तरह की टेक्नोलॉजी आपने अपने मोबाइल फोन में भी कहीं ना कहीं, तो थोड़े अच्छे लेवल के मोबाइल फोन होते हैं उसमें यहाँ पर दे रखी होती है एनएफसी टेक्नोलॉजी। ये एनएफसी टेक्नोलॉजी या फिर वाईफाई जो है, ये यहाँ पर किस लिए काम करता है? ये काम करता है अगर आप अपने कार्ड से यहाँ पर बिना स्वाइप किए, बिना उसको माउथ में डाले हुए पीओएस मशीन के अगर पेमेंट करना चाहते हो किसी भी थर्ड व्यक्ति को, थर्ड पर्सन को, तो वो कर सकते हैं, जिसको हम आज की भाषा में, सिंपल भाषा में जानते हैं टैप एंड पे। बहुत बार आपने सुना होगा कि आपके कार्ड पे टैप एंड पे की सुविधा उपलब्ध है। अब टैप एंड पे में क्या होता है? टैप एंड पे में सिर्फ सिर्फ एक चीज है इसमें, कि आप ऐसा नहीं है कितनी भी अमाउंट इसमें ट्रांसफर कर सकते हो, कितनी अमाउंट में आप पे कर सकते हो। इसमें रिस्ट्रिक्शन होती है अप टू ₹5,000, 5,000 रुपए तक आप अपने यहाँ पर जो है पेमेंट जो है कर सकते हो, जस्ट टैप करके। टैप करके मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए पीओएस मशीन है, ये पीओएस डिवाइस है। अगर ये आपका डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, तो ये पीओएस डिवाइस है। जस्ट क्या होगा, वो ऐसे उस पर रखेगा और छोड़ देगा, जस्ट इतना ही करना है। पीओएस मशीन पे ऐसे टच करेगा एंड गोन, बस। और ये 5,000 रुपए तक की आप पेमेंट इसमें कर सकते हो। इसमें किसी भी तरह का कोई पिन नंबर डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप क्या होता है, जब आपका कार्ड मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड लगता है या फिर आपका चिप बेस्ड कार्ड लगता है आपका, तो वहां पर वो पूछता है पिन नंबर डालिए, तो पिन नंबर डालते हैं उसमें। टैप एंड पे में आपको कोई भी पिन नंबर डालने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह के पिन नंबर नहीं डालेगा। 5,000 की पेमेंट आप बिना किसी पिन डाले जस्ट टच एंड गो के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एक चीज तो ये होगी, ये वाईफाई का ये फंडा हो गया। अब यही चीज अगर आपके पास मोबाइल फोन है, जैसे आपको बताया थोड़ा सा अच्छे लेवल के आपके पास मोबाइल फोन है, बढ़िया आपको मोबाइल फोन रखते हो। आई डोंट नो अबाउट द आईफोन, मुझे पता नहीं आईफोन में, आई डोंट थिंक है ये चीज, बट सैमसंग के फोन में जरूर थी। मेरे पास एक पहले सैमसंग का फोन हुआ करता था, नोट सीरीज का, उसमें ये चीज थी यहाँ पर आपका कि सैमसंग पे करके एक एप्लीकेशन थी उनकी, सैमसंग पे करके एप्लीकेशन थी। उस सैमसंग पे एप्लीकेशन में क्या किया जाता है, सैमसंग पे में आप अपने कार्ड को डाल सकते थे, कार्ड का एक वर्चुअल, वहां पर कार्ड की डिटेल डालो, ओटीपी ओटीपी फैच करके आपके कार्ड का एक डिटेल्स वहां पर फैच हो जाती थी। फिर क्या होता था कि आपको अपना कहीं पर भी जा रहे हैं पेमेंट अगर आपको करनी है, उस टाइम पे ये पेमेंट 2,000 रुपए हुआ करती थी टैप एंड पे, फिर बढ़ाकर 5,000 कर दी गई। तो फिर तब आप 2,000 तक आपको पेमेंट ना ही कार्ड टैप करना है, ना ही कुछ टैप करना। आपको क्या करना था, आपको मोबाइल फोन में जाकर उसको जहां पर जाके टैप कर देना था, मोबाइल फोन जाके टैप कर देते आप उस मशीन के ऊपर, आपकी पेमेंट हो जाती। तो सैमसंग ने अपनी एक एप्लीकेशन सैमसंग पे करके निकाली थी, जिससे ये चीज की जा सकती है। वो तो खैर अभी भी है सैमसंग पे एप्लीकेशन, ठीक है। मेरे पास, मेरा फोन बदल गया है वो वाला, नहीं तो मैं आपको सामने भी दिखा देता। तो वो मेरे पास फोन था सैमसंग नोट करके, नोट सीरीज आती थी सैमसंग की, खैर अभी भी आती है, तब मैंने लिया था। तो वो यहाँ पर फोन के थ्रू भी, क्योंकि फोन में एनएफसी टेक्नोलॉजी है, और उन्होंने फोन के अंदर एक ऐसा एक ऐप बना दी जिसमें आप अपने कार्ड को वर्चुअल कार्ड के फॉर्म में डाल सकते हो, वर्चुअल कार्ड बन जाता था और टैप एंड पे हो जाता था। इस तरह की चीजें आजकल और टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। आजकल यही चीज आपकी बहुत सारे वॉचेज में आपको देखने को मिल रही है। इवन सैमसंग की जो डिजिटल वॉच है उसमें भी ये चीज अवेलेबल करवा दी है उन्होंने, कि सैमसंग की डिजिटल वॉच है उसको आप यहाँ पर टैप कर सकते हो और आपकी पेमेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपकी एनएफसी टेक्नोलॉजी के थ्रू अवेलेबल है, राइट। एनएफसी है उसमें, लेकिन ऐसा कुछ उसमें टैप एंड पे का एप्लीकेशन नहीं है। एनएफसी तो हर एक मोबाइल में मिल जाता है, एनएफसी तो एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए होता है बेसिकली, ठीक है। लेकिन उसमें टैप एंड पे अवेलेबल है या नहीं है, वो चीज है ना, देखनी पड़ती है। ओके, सो ये आपका फ्रंट साइड हुई। यहाँ पर आई थिंक इसमें और कुछ बताने वाला है नहीं आपको। बैक साइड में सीवीवी में चलते हैं। सीवीवी जो होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ये सीवीवी एक्चुअल में किस लिए रखा जाता है, ये एक एक्स्ट्रा फीचर है। जब भी आप कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो वहां पर आपका कार्ड डिटेल्स के अलावा सीवीवी नंबर भी पूछता है। तो सीवीवी एक प्रकार से एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर है। लेकिन ये सीवीवी जो कंसेप्ट अभी तक था कि सीवीवी बैक साइड पे इसलिए होता है कि इन केस अगर आपका कार्ड ऐसे फ्रंट में पड़ा है, तो कोई पर्सन आपकी फ्रंट की कार्ड की डिटेल्स तो ले लेगा, लेकिन बैक के सीवीवी नंबर नहीं ले पाएगा, सीवीवी के बिना वो पेमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और
ये, और अगर उल्टा है तो सीवीवी ले लेगा, बाकी डिटेल्स रहेंगे। तो ये कंसेप्ट के साथ यहाँ पर सीवीवी को बैक साइड पे दिया जाता था अलग से सीवीवी नंबर को। लेकिन अभी जब लेटेस्ट मैंने आईसीसी का क्रेडिट कार्ड मेरे पास डिलीवर हो, मेरा पुराना एक्सपायर हो गया, तो जैसे एक्सपायर होता है ना, यहाँ पर जो एक्सपायरी डेट होती है, ऑटोमेटिकली आपको वो कार्ड डिलीवर हो जाता है। तो वो कार्ड मुझे डिलीवर हो, तो उसमें मैं हैरान हो गया देखकर कि सीवीवी नंबर फ्रंट पे क्यों है। ठीक है, तो आई डोंट नो क्या आईसीसी बैंक का क्या कंसेप्ट है, इसमें क्या सोच है। ठीक है, जो हमने सीखा है, जो हमने समझा है, वो कंसेप्ट तो ये था कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर के बैक साइड पे दे दिया जाता है, इसलिए, है ना। खैर आजकल वैसे भी सिक्योरिटी फीचर और बहुत ज्यादा आ चुके हैं, ओटीपी तो बहुत ज्यादा मस्ट ही हो चुका है, तो माइट भी इस कारण उनको लगा होगा कि ठीक है, लोगों को थोड़ी दिक्कत आती है तो सीवीवी सेम पेज पर कर दें, है ना। खैर जो भी सोच है, अब एक पर्टिकुलरली बैंक की क्या सोच है उस पर हम नहीं कमेंट कर सकते। हाँ, एटलीस्ट बाकी बैंक्स ने ऐसा कुछ नहीं किया है, राइट। तो ये आपका बैक साइड वाला हो गया। ठीक है, बैक साइड का फंडा हो गया, और ये फ्रंट साइड का फंडा हो गया। ये मैंने आपको पूरा पूरा एक डेबिट कार्ड किस तरह से दिखता है, किस तरह से क्या क्या चीजें होती है, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। डेबिट कार्ड में और कोई समस्या है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। उससे डेबिट कार्ड के पीछे डायनास क्लब और ब्रांडिंग मैंने पहले ही बताया था, जब फर्स्ट मैंने बताया था कि जो लोगो होता है ऊपर ऊपर वो लगा होगा, मान लीजिए फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह, उनके लोगो भी बैंक के साथ लगे होते हैं, जिनको हम को ब्रांडेड कार्ड कहते हैं। ये कार्ड्स यहाँ पर उनके द्वारा इकट्ठे मिलकर इशू किए जाते हैं, ताकि यहाँ पर उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सके। लाइक मेरे पास मेक माई ट्रिप आईसीआईसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो मैं जब मेक माई ट्रिप के थ्रू जो कुछ भी परचेज करता हूँ, मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, मुझे एक्स्ट्रा 5 से 10% मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है अगर मैं उस कार्ड का इस्तेमाल करता हूँ, तो उसके लिए वो चीज होती है। ठीक है, डेबिट कार्ड नंबर को क्या बोलते हैं? डेबिट कार्ड नंबर को नंबर, कार्ड कार्ड नंबर बोलते हैं बस। डेबिट कार्ड का ट्रांजेक्शन करते हैं शॉप मार्ट में, तो उसके भी ट्रांजेक्शन काउंट है? नहीं, वो नहीं काउंट होता है। फ्रंट में एक्सपायरी के साथ एक नंबर रहता है, उसको क्या कहते हैं? एक्सपायरी के साथ कौन सा नंबर रहता है? कोई नंबर नहीं रहता, मैंने तो नहीं देखा यार कोई नंबर एक्सपायरी डेट के साथ। अच्छा, वो सीवीवी होगा, वही तो कह रहा हूँ ना, वो सीवीवी आजकल फ्रंट में डाल दिया। ओके है, क्लियर है। इसमें मुझे एक चीज और बतानी थी, मैं भूल गया। टैप एंड गो फीचर तो रिस्की है, क्योंकि अगर कार्ड गुम जाए तो उसके यूज कर ले तो इजीली कोई पेमेंट कर सकता है, कि इसमें तो पिन भी नहीं मांगते। बिल्कुल आपकी बात सही है, टैप एंड फीचर, हाँ यही चीज मुझे बतानी थी, मैं भूल गया था। मैं वही कह रहा ना, मुझे कुछ बताना है, क्या बताना है, अब याद आया। क्या होता है कि ये टैप एंड फीचर हुआ, एक तो टैप एंड पे, ठीक है, ये फीचर। दूसरा इंटरनेशनल कार्ड के ट्रांजेक्शन का फीचर। ये दोनों फीचर थोड़े से रिस्की ज्यादा रहते हैं। क्यों रिस्की ज्यादा रहते हैं? जैसे कि आपने बताया कि सर कार्ड गुम जाए, तो ऑब्वियस है ये इमीडिएट यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जैसे ही कार्ड घूमता है, वैसे ही हमें ऑब्वियस है कंप्लेंट दर्ज करानी होती है। बैंक के जो टोल फ्री नंबर है, उस पर आप तुरंत कॉल करके अपने कार्ड को ब्लॉक करवा दीजिए। या फिर आजकल सभी के सभी जितने भी बैंक्स हैं, उन सब ने अपनी अपनी एक ऐप लॉन्च की है, और उस ऐप के माध्यम से अपने कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। उस ऐप के माध्यम से अपने कार्ड की सारी ट्रांजेक्शन्स को आप रोक सकते हैं, वो आपके कंट्रोल में रहता है ना। और एक और चीज की, बहुत बार ऐसा होता है कि इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन होती है, बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होते हैं जो बिना किसी ओटीपी के पॉसिबल हो जाती है। यस, बिना किसी ओटीपी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन यहाँ पर पॉसिबल होती हैं। ओटीपी नहीं आता तो यानी किसी के पास अगर आपकी कार्ड डिटेल है A to Z, यानी कि कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी वगैरह सब कुछ है, तो वो यहाँ पर आपके कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग, इंटरनेशनल पेमेंट कर सकता है। तो इसलिए इंटरनेशनल पेमेंट को लेकर और टैप एंड पे पेमेंट को लेकर थोड़ा सावधान हो जाइए। मैं अपना फंडा मैं आपको बता देता हूँ, मैं क्या करता हूँ। मेरे पास जितने भी कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं जो आपके, जो मैं इस्तेमाल करता हूँ नॉर्मली, वो यहाँ पर उस पर मैं, उनके कंट्रोल्स के लिए उन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशन बना रखी है, अलग से ऐप है। आईसीआईसी बैंक की भी क्रेडिट कार्ड की एक अलग से ऐप है, एक्सिस बैंक की क्रेडिट कार्ड की अलग से ऐप है, एसबीआई की, मेरे पास तीसरा, मेरे पास एसबीआई क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास उसकी भी ऐप है। तो सबकी एप्लीकेशन है, सबकी एप्लीकेशन में मैंने टैप एंड पे को डिसेबल कर रखा है। सबकी एप्लीकेशन में मैंने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को डिसेबल कर रखा है। मेरी ट्रांजैक्शन अनेबल कौन सी है? एक तो मेरी ट्रांजैक्शन उसमें अनेबल है आपकी ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, है ना, या फिर किसी को पेमेंट टैप जो आपकी होती है एटीएम विड्रॉवल की ट्रांजैक्शन, इस तरह की ट्रांजैक्शन मेरी उसमें अनेबल है। बाकी सारी मैंने डिसेबल कर रखी है। मुझे पता है पहली चीज तो मैं टैप एंड पे को इस्तेमाल नहीं करूंगा, चलो मैं कर भी लूंगा तो मैं टैप एंड पे को मुझे
करने में मुझे 2 मिनट लगे, 2 मिनट क्या मतलब 1 सेकंड लगेगा मुझे, अभी को अभी मैं टैप एंड पे को 1 सेकंड में ऑन कर सकता हूँ। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जब भी मैं करता हूँ, है ना, नॉर्मली क्या होता है कि हमारे जो भी हम टूल्स बहुत बार सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं एज अ टीचर, तो हमारे वो सारे के सारे ऑलमोस्ट इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, इंटरनेशनल हमें पेमेंट करनी पड़ती है, महीने दूसरे महीने मुझे एक इंटरनेशनल पेमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ नई टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, तो हमें वो परचेज करनी, तो यूएस से यूके डॉलर्स में पेमेंट होती है। तो मैं क्या करता हूँ, सारी की सारी पेमेंट में चला गया, अपनी अपनी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की डिटेल सारी की सारी डाल दी, सीवी पे चला गया। उसके बाद उसके बाद मैं सबमिट करने से पहले अपनी ऐप खोलता हूँ, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एनेबल करता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ, और वो ट्रांजेक्शन मेरी एग्जीक्यूट हो जाती है। मैं हाथों हाथ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन विद इन 30 सेकंड 40 सेकंड में उसको डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह के इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा रिस्की माना जाता है, तो मैं इस तरह से बड़ा ही क्विकली उस पर काम करता हूँ। ठीक है, और हाँ, पहले तो बिल्कुल ही नहीं था कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में ओटीपी आएगा, लेकिन अभी मैंने नोटिस किया है, मैं पिछले 4-5 महीने में नोटिस कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में, कुछ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में ओटीपी आने लग गया है। और लाइक दी मैंने परसों ही एक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की थी, उस पर ओटीपी नहीं आया था, उस पर ओटीपी नहीं आया था, डायरेक्ट पेमेंट हो गई थी वो आपकी। तो ये थोड़ा सा एक सावधान रहने की जरूरत है इन चीजों में, टैप एंड पे में भी और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में भी। राइट, ठीक है, चलो अब बाकी जब कंट्रोल आपके हाथ में होता है ना, तो अगर कार्ड गुम भी जाता है तो हाथों हाथ ब्लॉक कर सकते हो। जैसे मैं टैप एंड पे डिसेबल एनेबल करता हूँ, वैसे 1 सेकंड में आपका, आपको पता लग गया मेरा हो गया, तो उसको ब्लॉक कर दो, हाथों हाथ आपके हाथ में ही है। ठीक है, ओके। सीआरएन नंबर, सीआरएन नंबर कहाँ, सीआरएन नंबर कहाँ पड़ा आपने? मैंने तो नहीं पढ़ा आज तक कुछ। डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड में डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं, मैंने कल भी बताया था। पहले किसी जमाने पर जब इनकी शुरुआत हुई थी, तब एटीएम कार्ड अलग काम करते थे, डेबिट कार्ड अलग काम करते थे। आज की डेट में डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड दोनों सेम काम करते हैं, एक ही कार्ड होता है जो दोनों तरह काम करता है। मुझे आइडिया नहीं, कोटक में होता है सीआरएन नंबर, आई हैव नो आइडिया। वही मैं आपको हमेशा कहता हूँ यार, एक पर्टिकुलर बैंक के बारे में मुझसे मत पूछा करो। यूनिवर्सल जो चीज एग्जिस्ट करती है वो मैं आपको बता सकता हूँ, है ना। पर्टिकुलर बैंक में क्या चीज उसको कहते हैं, कैसे कहते हैं, मुझे उसका नहीं पता, है ना। तो ऐसे तो हर एक बैंक का अपना अपना फंडा होता है, हर एक चीज को मैं कैसे बताऊं, है ना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कुछ कार्ड डेबिट, यार ये चीजें सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज हैं, वो फैसिलिटी देते हैं, कुछ बैंक फैसिलिटी नहीं देते हैं। उसमें मैं तो क्या कर सकता हूँ यार, अगर वो ओरिएंटेड लॉन्च दे रहे हैं तो ऐसे तो बहुत सारी सुविधा होती है। ऐसे तो कल का और आप कहोगे कि सर मेरे को मेक माई ट्रिप वाला को ब्रांडेड कार्ड है, उसमें मुझे 10% ऑफ मिलता है, सर दूसरे कार्ड पे क्यों नहीं मिलता? मैं क्या करूँ, उसमें नहीं मिलता था यार, वो बैंक से पूछो क्यों नहीं देते तुम्हें यार, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ, है ना। वो तो फैसिलिटी के ऊपर है ना। बिल्कुल, तुम कहोगे सर जोमेटो स्विगी से मैंने खा मंगाया, एयरटेल वाला जो क्रेडिट कार्ड है एयरटेल और एक्सिस वाला, उस पे तो 10% ऑफ मिल रहा है, मेरे वाले पे क्यों नहीं मिल रहा, है ना। अब मेरे पास एक्सिस बैंक का एक क्रेडिट कार्ड है, उसमें मुझे बाय वन गेट वन मूवी टिकट्स मिलती है। अब यार मैं क्या, अब तुम कहोगे सर मुझे क्यों नहीं मिलती। आगे चलते हैं, क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड सिंपल सी बात है, सेम वैसा ही दिखता है जैसे मैंने अभी आपको बताया, सेम सब कुछ वैसा ही है। ठीक है, हुब टू हुब जो एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड दिखता है, दिखाई देता है, लिखा होता है, वाईफाई बना होता है, सब कुछ एज इट इज है, आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा, बस हाँ उस पे कहीं कोने पे क्रेडिट कार्ड शब्द लिखा होगा। तो जो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड है, वो यहाँ पर आपका काम क्या करता है बेसिकली। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसमें आपको यहाँ पर फिलहाल जरूरत नहीं होती कि आपके खाते में कोई पैसा पड़ा हो। डेबिट कार्ड में जब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं पड़ा होता, तब तक आप उसमें पैसा नहीं निकलवा सकते। क्रेडिट कार्ड में आपके अकाउंट में कोई जरूरत नहीं है पैसा होने की, पैसा को इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? क्रेडिट कार्ड कंपनी जो होती हैं वो आपको क्रेडिट कार्ड जो देती हैं, वो यहाँ पर एक एक ऐसे कंडीशंस पे दे देती हैं
जो कंडीशंस रिलेटेड होती है आपकी इनकम से, आपकी इनकम कितनी है ना, आपकी इनकम के अनुसार वो आपको क्रेडिट कार्ड पे एक लिमिट असाइन कर देती है। लिमिट लिमिट जिस तरह से सीसीओडी की लिमिट थी, वैसे ही क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट दे देती है। वो आपकी इनकम पे बेस पर होता है, जो हाल फिलहाल तक इनकम के बेस पर होता है। आजकल तो पता नहीं कुछ भी कर देते हैं, आजकल तो फोन पे सीधा स्टूडेंट को बोल देते हैं आपको क्रेडिट कार्ड दे देंगे। आई डोंट नो, पता नहीं क्या चल रहा है ये लोग, फिर बाद में सारे पैसे डूबेंगे, फिर गड़बड़ होगी। तो अकॉर्डिंगली इनकम के बेस पर जो एक्चुअल जेन्युइन चीज है, वो इनकम के बेस पर यहाँ पर आपके कर देते हैं। क्रेडिट कार्ड आपको एक लिमिट बना के दे देते हैं। और लिमिट का मतलब क्या होता है कि लिमिट का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम इतना पैसा उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हो, आप उस पैसे को उठा सकते हो। जैसे कैश क्रेडिट लिमिट थी सीसीओडी में, आपकी लिमिट बना दी गई, आप उतना पैसा उसमें से उठा सकते हो। वैसे क्रेडिट कार्ड में भी आपकी एक लिमिट बना दी गई, उतना पैसा आप क्रेडिट कार्ड से उठा सकते हो, चाहे आपके खाते में पैसा है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मान लीजिए आपने इसमें थोड़ा सा एक बिलिंग, अब सर पैसा तो उठा लिया, लेकिन पैसा वापस कब देना है? ऑब्वियस है, सीसी में पैसा उठाते तो ब्याज तो देते थे, है ना, तो इसमें सर कब देना है? पहली चीज तो क्रेडिट कार्ड में किसी तरह का आपको ब्याज देने की आवश्यकता नहीं होती। एक कंडीशन है जिसमें देने की आवश्यकता होती है, उससे पहले अगर वो कंडीशन तक नहीं पहुंचते हो जो मैं बताऊंगा, तब तक आपको कोई भी ब्याज इसमें नहीं लगता है, किसी भी तरह का कोई ब्याज नहीं लगता है। इसमें यहाँ पर पेमेंट कब देनी होती है? इसमें पेमेंट देने के लिए बिलिंग साइकिल होता है। मैं अपने बिलिंग साइकिल का ही हमेशा एग्जांपल देता हूँ, हर एक क्लास में मैं उसी का एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरा एक बिलिंग साइकिल है यहाँ पर 17 से 17 का। 17 से 17 का मतलब 17, एक मंथ की 17 तारीख से लेकर दूसरे मंथ की 17 तारीख तक का। अभी आपका 26 मई आज की डेट है जब मैं क्लास आपके लिए मैं ये क्लास ले रहा हूं, आज 26 मई है। यानी कि 17 मई से लेकर 16 जून तक के पीरियड के बीच में मैं जितनी भी शॉपिंग या जितनी भी ट्रांजैक्शन मैं कहूंगा कि मैं क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल को करके करूंगा, तो उसका जो बिल है, यानी कि जो भी मैं करूंगा वो क्रेडिट कार्ड की लिमिट से मैंने उठाकर किया। मुझे पेमेंट करनी कहीं से, मुझे अपने खाते से मेरा पैसा नहीं निकला, मेरा क्रेडिट कार्ड की लिमिट में से पैसा निकला। तो क्या होगा, अगले महीने की 16 जून जब हो जाएगी, तो 16-17 जून की जो रात होगी, उस मिडनाइट पे मेरे पास एक मेल पर एक बिल जनरेट हो जाएगा, बिल जनरेट होगा। और वो जो बिल जनरेट होगा, उस बिल में यहाँ पर पूरे पूरे एक महीने की, जो पिछले 17 मई से लेकर 16 जून तक एक महीने में की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स मैंने करी हैं, जितनी भी ट्रांजेक्शन मैंने करी हैं, वो एक साथ कंसोलिडेटेड फॉर्म में उस बिल पर लिखी होंगी। और उन सबका टोटल लगाकर नीचे टोटल अमाउंट लिखी होगी कि इतनी अमाउंट जो है वो आपको हमें देनी है। टोटल अमाउंट लिखे, मान लीजिए वो अमाउंट 1 लाख बनती है, तो 1 लाख अमाउंट जो है वो मुझे बोलेंगे कि 1 लाख अमाउंट आपको हमें देनी है। कब तक देनी है? मेरे केस में वो अमाउंट मुझे 7 जुलाई तक देनी होगी। वो अमाउंट मुझे 7 जुलाई तक देनी होगी। मुझे 17 जून के बाद भी एटलीस्ट 20 दिन का समय दिया जाता है उस अमाउंट को पे करने के लिए। ये होता है क्रेडिट कार्ड का कंसेप्ट, और इसी को कहते हैं बिलिंग साइकिल। कि इस तरह का, और ये बिलिंग साइकिल आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। कुछ बैंक्स अलाउ कर देते हैं कि आप अपनी ऐप में बिलिंग साइकिल को एडजस्ट कर सकते हो, कुछ बैंक्स अपने अकॉर्डिंग ही ऑटोमेटिकली ही बिलिंग साइकिल डिसाइड करके ही भेजते हैं। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर ये चीज इस तरह से काम करती है, आपको इमीडिएट पैसा नहीं देना, आपको इकट्ठा पैसा देना है और बिलिंग साइकिल के अकॉर्डिंग देना है। ठीक है, तो यानी कि आप ये मान के चलो कि मैं जिस चीज की शॉपिंग जो 17 मई को मैंने मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन करी है, उस चीज की पेमेंट मुझे कब करनी पड़ेगी? 7 जुलाई को करनी पड़ेगी। यहाँ पर पेमेंट कहने का मतलब कि मैंने अभी ही एक बार क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स दे दी, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स से मैंने जो भी ट्रांजेक्शन करी वो एग्जीक्यूट हो गई, डन है, वो हो चुकी है, ट्रांजेक्शन खत्म हो चुकी है। उसकी पेमेंट उन कंपनी ने, जो सामने मर्चेंट था जिसको मैंने शॉपिंग करी, उन्होंने, उस कंपनी ने जो उसका क्रेडिट कार्ड है उसने मेरे बिहाफ पर उनको पेमेंट कर दी, मेरे बिहाफ पर उनको पेमेंट जा चुकी है। लेकिन मुझसे अभी तक पेमेंट नहीं ली गई है। मुझसे पेमेंट ली जाएगी कब? मुझसे पेमेंट ली जाएगी 7 जुलाई तक। तो यानी कि मेरे पास समय कितना मुझे मिला? 50 दिन तक का मुझे समय मिल जाता है। 50 दिन, और मिनिमम कितने दिन का समय मिला मुझे? 20 दिन। यानी कि जो शॉपिंग मैं 16 जून को करूंगा उसकी पेमेंट तो मुझे 7 जुलाई को करनी है ना। तो 20 से 50 दिन का समय मुझे मिल जाता है एक क्रेडिट कार्ड के थ्रू, जब मैं ट्रांजेक्शन पॉसिबल करता हूं। तो जब आपके हाथ में पहली बार क्रेडिट कार्ड आएगा तो आपको बड़ा शौक आएगा, अरे यार अब तो मैं सारी की सारी पेमेंट ना क्रेडिट कार्ड के थ्रू करूंगा,
बढ़िया है, 30 दिन 50 दिन बाद पैसा दिया जाएगा, क्या दिक्कत है ना, इकट्ठा पैसा देंगे, बड़ा एक ना शौक सा आएगा, बड़ा एक ना फील सा आएगा, फील गुड फैक्टर आएगा, है ना। और फिर क्या होता है, फिर जब आप इस चीज को ना 1 महीना 2 महीना 3 महीना साल 2 साल ऐसे चलता रहेगा, बड़ा फील गुड फैक्टर रहेगा। हाँ ठीक है यार, बड़ी अच्छी बात है कि बार बार पैसे खाते से कटने की बजाय कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं, फिर 1.5 2 महीने बाद जब बिल आएगा तो एक साथ पेमेंट कर देंगे, तो एक साथ ट्रांजेक्शन हो जाती है, अच्छी बात है। फिर जब 2 साल बाद आपको थोड़ा ना फील होना, एहसास होना शुरू होगा, यार ये क्रेडिट कार्ड के चक्कर में मेरे खर्चे आजकल ज्यादा नहीं हो रहे, क्योंकि जब क्रेडिट कार्ड देते हो तो खाते से पैसा नहीं कटता, तो ना वो खाते से पैसा कटने का जो मैसेज होता है ना, वो बंदे को ना हिला के रख देता है, अरे यार इतने सारे कट गए यार, क्योंकि उसमें लिखा था डेबिटेड 10,500 रुपए एंड अवेलेबल बैलेंस इतना। जब अवेलेबल बैलेंस इंसान को दिखता है ना, तो फिर बंदा कहता है अवेलेबल बैलेंस कम रहेगा, चलो छोड़। और यही उसमें अवेलेबल बैलेंस दिखता नहीं है, उसमें तो लगाए रहो लगाए रहो लगाए रखो, फिर बिल बिल जब जनरेट होता है, फिर देखा जाता है अच्छा मेरे तो सेविंग में 10,000 रुपये पड़ा, मैंने शॉपिंग 50,000 की करी, अब 40,000 होगा चला ना। फिर इंतजार होता है अगली सैलरी का, अगली सैलरी 25 तारीख को आती है, तो फिर उसमें सैलरी पहले आती है और क्रेडिट कार्ड का बिल, सैलरी बाद में आती है, क्रेडिट कार्ड का बिल का तैयारी पहले हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा है ना सोच समझ के साथ कीजिएगा, क्योंकि मैंने खुद ने अब इस चीज को पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है बहुत बार। जो मैं चीज बता रहा हूँ ये सेल्फ एक्सपीरियंस है ना, प्यार में जैसे ठुकराया हुआ इंसान आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, वैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो इसलिए इस चीज को लो, क्रेडिट कार्ड लो, एक्सेप्ट करो, क्योंकि आप जब भी बैंक में जॉब लग जाओगे उसके बाद पहले पहले दिन क्या ट्रेनिंग में ही आपके पीछे बढ़ जाएंगे, क्रेडिट कार्ड वाले देने आ जाएंगे, क्योंकि सभी बैंक से किसी ना किसी क्रेडिट कार्ड कंपनियां तो उनकी खुद की होगी, लाइक दी एसबीआई की खुद की एसबीआई कार्ड, या फिर कोई ना कोई और किसी का टाई अप होगा तो उनके क्रेडिट कार्ड वाले आ जाएंगे। क्योंकि 100 बच्चा ट्रेनिंग ले रहा है तो उनके लिए 100 बच्चा ट्रेनिंग जो ले रहा है वो तो भाई कस्टमर है ना, उनकी लीड है। अगलों के एक साथ 100 बंदे कहाँ मिलते हैं, और वो भी उसी बैंक के, और फिर वो बैंक के साथ टच होता है उनका, इमोशनल हो जाते हैं, भाई साहब बैंक का तो क्रेडिट कार्ड लेना ही पड़ेगा, अपने बैंक का ही है, तो ले ही लेते हैं, है ना। और उनको फ्री में दिया जाता है, कोई चार्जेस वार्जेस नहीं होते, तो इसलिए वो मना नहीं करते, और फिर हमारी सिलसिला शुरू हो जाता है हमारी शॉपिंग करने का, वहीं का वहीं ट्रेनिंग सेंटर पे ही, आओ कॉफी पीने चलते हैं हम, है ना। जेब में पैसे हैं, पहली सैलरी आई, अरे पहली सैलरी आती रहेगी, अभी तो क्रेडिट कार्ड है हमारे पास, क्या करें, आओ कॉफी, आओ तुम्हें मोचा पिलाते हैं, है ना। तो वो मोचा के चक्कर में हम 500 600 रुपए 700 1000 रुपए का बिल बन जाता है, और खाते में सैलरी आई नहीं होती अभी तक, है ना। और उधर मम्मी पापा को प्रॉमिस किया होता मैं पहली सैलरी से तुम्हें ये लेके दूंगा, मेरी पहली सैलरी से मम्मी मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाऊंगा, पापा मैं आपके लिए कुर्ता पजामा पहनाऊंगा, है ना। वो पहली सैलरी तो अब मम्मी पापा को पता ही नहीं पहली सैलरी मोचा पे लग गई, है ना। फिर को अपने मन को तसल्ली दोगे, अरे मैंने तो पहली सैलरी अभी कहाँ, वो तो मैंने क्रेडिट कार्ड की पहली क्रेडिट कार्ड मैंने इस्तेमाल किया, मैंने सैलरी थोड़ी ना इस्तेमाल की मोचा लाटे पिलाने में, है ना। वो बस मन को तसल्ली, मन को अपना फुसलाने का तरीका है ना। चलो, फिर 2 3 महीने बाद वो मोचा और किसी के साथ पी रही होगी, तुम्हारा मोचा सोचा रह जाएगा। फिर कपिल सर की बात याद आएगी, है ना। ट्रेनिंग सेंटर में नॉर्मली ऐसी चीजें आम है, मजाक नहीं कर रहा, ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर में ऐसी चीजें बहुत आम है, तो इसलिए सोच समझ के संभल के थोड़ा चलना और रहना, है ना। ओके। वहां पर क्योंकि क्या होता है कि ट्रेनिंग एक ऐसी चीज होती है जो काफी सारी चीजें ना एक साथ लेकर आती है। पहली चीज तो नौकरी, नौकरी होती है हाथ में, पहले नौकरी नहीं थी, तो भूखे शेर बैठे थे हम, क्योंकि और किसी चीज में हम घुसे नहीं हुए थे। मतलब मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ बड़े सीरियस कैंडिडेट है, जो आज की डेट में भी इन सभी चीजों से दूर रहते हैं, और अच्छी बात है, दूर रहना चाहिए। फिलहाल आपकी वो जो फेज चल रहा है वो इस चीज की थोड़ी सी इजाजत देता नहीं है। हाँ, कई लोग होते हैं इजाजत हो जाती है, रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो, अगर एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, बढ़िया करते हो, मोटिवेट करते हो, दैट इज ऑल्सो गुड। लेकिन 90% देखा गया है कि ये सब चीजें टॉक्सिसिटी थोड़ी ज्यादा पैदा कर देती है, और एक दूसरे की समझ इतनी होती नहीं, इस तरह की उम्र होती है हमारी, तो इसलिए उस चीज को अवॉइड करना ज्यादा बेटर रहता है।
लेकिन जब यहाँ पर आपकी नौकरी लग जाती है तब इस चीज से जो शरीफ इंसान है ना, जो अभी तक इस चीज में घुसा भी नहीं, वो भी इसमें घुसता नहीं है, वो घुस ही जाता है। इच्छा नहीं होती लेकिन घुस जाता है ना। तो क्योंकि एक अट्रैक्शन उस टाइम दिखता है, वो होता है ना, एक भूखा शेर बैठा, भाई साहब भूख लगी है और अचानक से उसको एकदम से पूरा का पूरा डिनर दिख जाए तो फिर भूखा शेर तो आए ही ना। तो वो चीज बात हो जाती है उसमें। ट्रेनिंग में इतनी सारी चीजें दिखाई देने लग जाती हैं, चाहे वो गर्ल साइड हो चाहे बॉय साइड हो, दोनों कम नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, मुझे पता है ना। मैं अकेले बॉयज को नहीं टारगेट कर रहा, गर्ल्स भी ऐसी हैं, है ना। तो उस वक्त फिर एक ऐसा पॉइंट आता है, अट्रैक्शन पॉइंट ऐसा आता है कि हम बड़े ही जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी भी इंसान की तरफ। ताजा ताजा हमें अभी पिंजरे से निकले हैं, आजाद हुए हैं। दूसरी चीज, नौकरी लगी है तो पैसा आ चुका है हाथों हाथी, है ना। तीसरा एक यहाँ पर एक माहौल वहां पर ऐसा होता है, जैसे हम बड़े ना कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं को एजुकेशन में, तो वो माहौल ऐसा हो जाता है। तो ये सब माहौल में हम एक दूसरे से अट्रैक्ट होना स्वाभाविक है। तो उस चीज को थोड़ा सा संभल कर, थोड़ा सा सिर पे चढ़ना मत देना, एंजॉय करना, है ना। नहीं, कई बार हम थोड़ा सा गलत डिसीजन ले देते हैं, क्विक, बहुत जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा, सोच समझ के लीजिएगा, जिंदगी अभी बाकी है ना। और ऐसा भी नहीं है कि जोड़ियां बहुत बन जाती हैं, सख्त बनने की जरूरत भी नहीं है, जोड़ियां बनती हैं। मान लीजिए वहां पर 100 लोग आए हैं जिसमें 50 वैसे तो 50 लड़कियां 50 लड़के नहीं होते। 100 लोग अगर ट्रेनिंग पे उस बैच में आए तो 20-25 लड़कियां होंगी, बाकी 70-75 लड़के होंगे। वहां भी कंपटीशन है, वहां पर भी हर एक जगह लड़कों के लिए कंपटीशन रहना ही रहना, वहां भी कंपटीशन। ये कुछ वैसे ही बात होगी जैसे मैकेनिकल ब्रांच होती है ना इंजीनियरिंग में, तो वैसे ही आपको वहां पर भी दिखेगा। तो वहां पर भी लड़कियों के थोड़े से भाव बढ़िया रहेंगे, और उस लड़की के भाव तो बहुत ज्यादा रहेंगे जो थोड़ा सा, समझ रहे हो ना, है ना। तो बहुत ज्यादा, क्या बोलूं मैं, क्लास ले रहा हूँ यार, ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो समझ रहे होगे मेरी फीलिंग क्या कह रहा हूँ ना। सॉरी, मैं थोड़ा सा अलग लाइन पे चला गया। क्लास में आते हैं, ठीक है। तो जिंदगी का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ना, एक्सपीरियंस बोलता है यार। मैंने तो पता नहीं कितनी ट्रेनिंग अटेंड कर ली, जितनी मैंने अभी तक बैंकिंग ऑनर्स की क्लासेस नहीं लूंगी उतने, उससे ज्यादा क्लासेस मैंने ट्रेनिंग में ले चुका हूँ मैं अपनी। और ट्रेनिंग मैंने बहुत ज्यादा, ट्रेनिंग मैंने उस टाइम भी अटेंड किया जब मेरी नई नई नौकरी लगी थी, उसके 6 महीने बाद भी अटेंड किया मैंने, एक एक महीने की ट्रेनिंग से अटेंड किया। अब सोचो, एक महीना नई नई नौकरी, एक महीना आप किसी पूरे के पूरे 50 लोगों के बैच में रहो, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि आपका किसी के साथ ना अट्रैक्शन हो सकता है, नहीं पॉसिबल ही नहीं, होगा ही होगा, 100% होगा, मेरा भी हुआ था, राइट। ठीक है, वो चली गई अब किसी और के साथ, उसका पति आर्मी वाला है ना। ठीक है, मतलब पता नहीं था तब मैंने, वो ऑलरेडी उसका बॉयफ्रेंड था, है ना। बाद में पता चला, ट्रेनिंग के लास्ट दिनों में पता चला उसका वो बॉयफ्रेंड है ना। और वो भी आर्मी में है। मैं, छोड़ भाई, आर्मी वाले से कौन पंगा लेना। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सोच समझ के करो। क्लास में वापस सीरियस नोट, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको मैंने क्रेडिट कार्ड का फंडा समझाया। अब क्रेडिट कार्ड में कुछ और मन में सवाल उठते हैं जब क्रेडिट कार्ड के बात चलते हैं हम यहाँ पर। वो आती है कि सर क्रेडिट कार्ड पे यहाँ पर कैश विड्रॉवल करा सकते हैं, नहीं करा सकते? करा सकते हो कैश विड्रॉवल, लेकिन कैश विड्रॉवल आप एटीएम से कराओगे ना, मतलब कि एटीएम मशीन के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू करवाओगे, इमीडिएट सेम डे आपको यहाँ पर चार्जेस लगने शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली मैंने क्या कहा, जब बिल जनरेट होगा, बिल जनरेट करने के 20 दिन बाद समय दिया जाएगा, लेकिन एटीएम में आपको ऐसा कुछ नहीं होता। एटीएम आप पैसा निकालते हो, कैश विड्रॉल करते हो क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से, तो आपके जो चार्जेस हैं पर डे के हिसाब से सेम डे लगने शुरू हो जाता है, ब्याज लगना शुरू हो जाता है। ब्याज काफी हाई होता है, 14-15% होता है। तो इसलिए वो चीज यहाँ पर थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए। अवॉइड क्या मतलब, बिल्कुल खत्म ही कर देनी चाहिए। मैंने तो अपने एटीएम विड्रॉवल को, क्रेडिट कार्ड का जो एटीएम विड्रॉवल है उसको डिसेबल कर रखा है, किया ही नहीं, आज तक नहीं किया विड्रॉल। इतनी इमरजेंसी कभी नहीं पड़ती इंसान को कि क्रेडिट कार्ड से विड्रॉल कराना पड़े, है ना। और क्रेडिट कार्ड उसी को दिया जाएगा जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत, जिसके पास थोड़ी बहुत इनकम है, उसी को दिया जाता है, राइट। आजकल तो पता नहीं जिसको भी दे रहे हैं, लेकिन दिया जाता है। अच्छा, एक और चीज है, जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है वो मैंने जैसे आपको बताया, आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। आपकी इनकम कितनी है, आपकी सैलरी स्लिप मांगी जाती है या वैसे पूछा जाता है कितनी इनकम है। प्लस अगर आप यहाँ पर, और इसके बदले में आपसे कोई सिक्योरिटी नहीं ली जाती, अगर आप एक सैलरीड है तो, गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो बिल्कुल ही नहीं ली जाती।
लेकिन इन केस अगर आप नॉर्मल बिजनेसमैन है या कुछ भी है, तो कुछ बैंक्स क्या करते हैं, आपको सिक्योरिटी के बदले में फिक्स डिपॉजिट रख लेते हैं। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट रख लेते हैं। वो कहते हैं आप 50,000 का फिक्स डिपॉजिट रख दो, हम उसके बदले में आपको 40,000 रुपए की लिमिट का एक क्रेडिट कार्ड बना देंगे। तो फिक्स डिपॉजिट पे यहां पर वो लीन लग जाता है और वो एक प्रकार से सिक्योरिटी के रूप में डिपॉजिट हो जाता है। ये भी कई बैंक क्रेडिट कार्ड को देने के लिए करते हैं ऐसा। ठीक है, जहां पर आप क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होते, आपको यहाँ पर किसी भी तरह का इनकम प्रूफ नहीं है, तो आप एफडी दे दो और एफडी अगेंस्ट भी आपको क्रेडिट कार्ड बैंक दे देगा। ये चीज भी होती है। एक और चीज, सर इसमें इंटरेस्ट नहीं लगता, तो इंटरेस्ट सिर्फ कभी लगता है, इंटरेस्ट लगना शुरू होता है लेकिन जिस दिन आपका मान लीजिए 7 जुलाई मेरी डेट थी, ठीक है, जब मुझे लास्ट पेमेंट करना, तो 7 जुलाई तक मैंने पेमेंट नहीं करी, उसके बाद पेमेंट करी है, तो उसके बाद मेरी यहाँ पर क्या होगा, ओवरड्यू जब हो जाएगा तब मेरा ब्याज लगना, तब मेरी पेनल्टी लगनी शुरू होगी, उससे पहले कोई ब्याज नहीं लगेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि सर फिर क्रेडिट कार्ड जो है, जो क्रेडिट कार्ड है, वो यहाँ पर आखिरकार आपको सब कुछ फ्री में दे रहा है, आपको कोई चार्ज नहीं कर रहा, आपको 50-50 दिन का यहाँ पर ये ऑफर दे रहा है कि 50 दिन बाद पेमेंट करेंगे, कोई आपसे इंटरेस्ट नहीं ले रहा, कोई आपसे ज्यादा चार्जेस नहीं ले रहा, फ्री में दे रहे हैं क्रेडिट कार्ड। आजकल आपको फोन आता है ना कि सर फ्री में क्रेडिट कार्ड ले जाइए, है ना, कोई चार्ज नहीं है, कोई एनुअल चार्ज नहीं। सर ये कैसे फिर पॉसिबल है ना, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो देखो, क्रेडिट कार्ड का जो कंसेप्ट है ना, वो क्रेडिट कार्ड का कंसेप्ट कभी भी कुछ ऐसा नहीं था कि जिस कंसेप्ट को लेकर यहाँ पर उन्होंने कभी कमाने की सोची हो, कभी भी कुछ कमाने की सोची हो। मैं टू बी वेरी फ्रैंक एक चीज बोलता हूँ, जैसे कुछ दिन पहले यहाँ पर अनअकैडमी का एक ऑफर आया था, 7 दिन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फ्री, पहले 99 रुपीज में आया था, फिर उन्होंने फ्री दे दिया था 7 दिन के लिए। अब अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन 7 दिन के लिए क्यों आया था, क्यों आया था? नए स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। नए स्टूडेंट्स आएंगे, जुड़ेंगे, वो हमारी क्लास देखेंगे, डेमो क्लास मतलब क्लासेस 7 दिन के लिए देखेंगे, उनको क्लास पसंद आएगी तो हमारे कोर्स को परचेज करेंगे, मतलब 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन, 6 मंथ, जो भी उनको लेना है वो सब्सक्रिप्शन को परचेज करेंगे। राइट, यही मोटिव था कंपनी का, और ये अनअकैडमी का मोटिव नहीं है, सभी कंपनीज ऐसा करती हैं। उस दिन मैं फ्लाइट पे आ रहा था, उस दिन मैं फ्लाइट पे आ रहा था, जब मैं पटना से दिल्ली आ रहा था, तो रास्ते में हमें सभी को, सभी फ्लाइट में जो ट्रेवल कर रहे थे, सभी को एक कंपनी, एक पर्टिकुलर कंपनी है, उस कंपनी ने अपनी सनस्क्रीन के छोटे छोटे ऐसे ना सैंपल, इतनी सी क्रीम सभी को पैसेंजर्स को दी गई थी। तो क्या था, सैंपल, सैंपल दिया गया। उनमें से मान लीजिए पैसेंजर 100 पैसेंजर बैठा है, तो 100 पैसेंजर में से अगर अगर उनमें से किसी 5 या 10 ने भी खरीद ली उसकी क्रीम की बढ़िया पैकेट खरीद लिया कुछ टाइम बाद, तो उनके जो 100 बंदों को पैसे बांटे वो ब्रेक इवन पे आ जाएंगे, वो उतने पूरे हो जाएंगे। तो सेम क्रेडिट कार्ड कंपनी में उसी चीज पर इस्तेमाल करती हैं। क्रेडिट कार्ड आपको फ्री में दिया जाता है, जब फ्री में दिया जाता है तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें और आ जाती हैं। आने का मतलब कि अभी मेरे पास मान लीजिए क्रेडिट कार्ड है, एक्सिस का, आईसीआईसी का, एसबीआई का, मेरे पास 3 क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, और भी है क्या किसी का? 3, हाँ 3 ही है ना, 3 एचडीएफसी का भी है, 4 है। तो मेरे पास जो 4 क्रेडिट कार्ड है, एचडीएफसी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता इसलिए याद नहीं रहता। अब इन चारों कंपनी का मेरी डिटेल है, हाँ एक्सिस का भी है। ठीक है, सो इन चारों कंपनी में मेरी डिटेल है। ठीक है, तो अब चारों कंपनी डिटेल से क्या करती है, मेरे पास रोज डेली बेसिस पर कॉल सेंटर से कॉल आता है, सर आपके पास एक्सिस का क्रेडिट कार्ड है, हम आपको उस पर 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन दे रहे हैं, हम उस पर आपको 5 लाख का पर्सनल लोन दे रहे हैं। अरे सर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, हम आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर आएंगे, आपको हाउसिंग लोन इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जा रहा है ना। अरे सर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, हमारा बैंक आपको एक स्पेशल सेव ऑफर दे रहा है जिसमें आपका सेविंग अकाउंट जो है वो मिनिमम बैलेंस पे खोला जा रहा है, 500 रुपये मिनिमम बैलेंस पे खोला जा रहा है। ये चीज होती है आपको क्रेडिट कार्ड को फ्री में देने की। ये फंडा होता है क्रेडिट कार्ड पे आपको 50 दिन फ्री देने का, या फिर इवन क्रेडिट कार्ड आपको पहले साल उस पर चार्जेस भी नहीं लिए जाते। जो एक एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं ना हर एक चीज के, डेबिट कार्ड के भी, एटीएम कार्ड के भी आपके चार्जेस लगते हैं ना बैंक में, तो वो क्रेडिट कार्ड पे नहीं लगते। पहले साल फ्री कर देते हैं, दूसरे साल वो कह देते हैं इतने की शॉपिंग करोगे तो फ्री है, इस तरह की चीजें। तो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड आपको उस पर्टिकुलर बैंक से, उस कंपनी से जोड़ने के लिए होता है। ठीक है, जोड़ने के लिए होता है, नथिंग एल्स। एक बार मैं मॉक इंटरव्यू ले रहा था एक स्टूडेंट का, आप में से ही पिछले साल उसका सिलेक्शन हुआ है, मुझे अभी याद नहीं सिलेक्शन हो गया कि नहीं हुआ, लेकिन उसका मॉक इंटरव्यू था। उस लड़की ने यहाँ पर जॉब किया होता इसी तरह की क्रेडिट कार्ड कंपनी में। ठीक है, उसने हमें मैंने उससे जस्ट मॉक इंटरव्यू लेने के बाद वैसे ही पूछा, मैंने कहा कि तुम कन्वर्जन कितना करते हो? कि कहता सर मेरा काम था कि
मैं क्रेडिट कार्ड कंपनी से बोल रही हूँ और आपका क्रेडिट कार्ड है और आपको पर्सनल लोन इतना अवेलेबल होने वाला है और ये अवेलेबिलिटी है, ये इतना का पर्सनल लोन। मैंने कहा तुम्हारा कन्वर्जन क्या, तुम 100 लोगों को कॉल करते हो उसमें से कितने लोग कन्वर्ट हो जाते हैं? कि सर दिन में मैं 100 लोगों को कॉल करती तो उसमें 3 से 4 कन्वर्ट हो जाते हैं। 3 से 4 इज अ ह्यूज नंबर। सेल्स के मामले में जाऊं तो सेल्स की पिच करो तो 100 में से अगर 3-4 लोग कन्वर्ट हो रहे हैं तो ह्यूज नंबर। और 3-4 लोग जो कन्वर्ट हो रहे हैं उनको क्या करते किया जाता है, 3-3 लाख 2-2 लाख के पर्सनल लोन दिए जाते। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है क्या चार्ज किया? रेट ऑफ इंटरेस्ट 15-15% चार्ज किया जाता है। जो नॉर्मली किसी दूसरे बैंक के पास जाओगे जो लोन आपको 7% 8% मिलता है उस पर वो 15% चार्ज करते हैं। पर्सनल लोन देते हैं, बिना किसी सिक्योरिटी का लोन देते हैं। अगर आपके पास एक बंदा जिसको नीड है उसके पास कॉल आए, ऐसा उसके पास कॉल आए कि भाई तुम्हें हम लोन दे रहे हैं 2 लाख 3 लाख रुपए का बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी सिक्योरिटी के हम लोन दे रहे हैं आपको, तो भाई वो बंदा अगर उसको नॉलेज नहीं है वो बंदा अट्रैक्ट होगा ही होगा, वो बंदा अट्रैक्ट होगा होगा। ठीक है, वो तो बाद में टर्म्स एंड कंडीशन साइन किया था। तो वो 3-4 बंदों को जो कन्वर्ट किया, काम बन गया। वो जितने क्रेडिट कार्ड 100 बंदों को इश्यू किया था ना उन्होंने, उन सबका खर्चा निकल गया वो 3-4 में। 14% ब्याज चार्ज कर रहे हो, खर्चा अपने आप ही निकलेगा, नहीं निकलेगा क्या? ये एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है क्रेडिट कार्ड को यूज करने, क्रेडिट कार्ड को देने का, जस्ट एक अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर को अपने पास खींचने के लिए। और एक डाटा क्रिएट हो जाता है। मैं तुम्हें सच में कह रहा हूँ, मैं अपना अभी ट्रू कॉलर दिखाऊंगा ना तुम्हें, तो सारे के सारे उसमें डेली बेस पर आईसीसी का ट्रू कॉलर भी आता है डेली, एक्सिस का भी आता है, एचडीएफसी का ट्रू कॉलर भी आता है, एसबीआई का भी आता है, सबके ट्रू कॉलर में रोज स्पैम कॉल्स आते हैं। और इतने स्पैम कॉल्स तो मैं ब्लॉक कर चुका हूँ। और किस दिन गलती से अगर उठ जाए, कई बार क्या होता है कि मोबाइल साइड में बड़ा ऐसे ऑन कर दिया है ना, कहीं और काम कर रहा हूँ, ऑन करके स्पीकर ऑन कर दिया, आगे से ही बोलता है आपको हम पर्सनल लोन ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्रेडिट कार्ड के थ्रू। क्रेडिट कार्ड में किसी तरह का कोई सवाल है तो पूछ लो। नहीं, क्रेडिट स्कोर तो लोन को इस्तेमाल करके बढ़ जाता है, जरूरी नहीं क्रेडिट कार्ड को, किसी भी तरह का लोन। लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड भी वही है। आज की डेट में आपको बोल दे लाइफ टाइम क्रेडिट फ्री क्रेडिट कार्ड, कहीं पर भी आपके पास जो क्रेडिट कार्ड आएगा उस पर कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं आएगा लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड फ्री है। फिर आप 2 साल बाद आपके वो चार्ज काट लेंगे तो आप क्या करोगे, किससे लड़ोगे? आप फोन करोगे? मुझे एक्सिस का क्रेडिट कार्ड जब दिया गया तो उन्होंने कहा सर अमेजोन का आपको एक वाउचर मिलेगा 1 साल बाद, अगले साल आपके चार्जेस तो लग जाएंगे लेकिन साथ ही साथ आपके चार्ज मान लो 1000 रुपए लगेंगे, 1000 रुपए का अमेजोन वाउचर मिलेगा। मैं उसके बाद उनको कॉल किया, एक साल बाद मेरे 1000 रुपए कट गए लेकिन अमेजोन वाउचर नहीं आया। मैंने 1 साल के बाद कॉल किया, मैंने कहा यार मेरा अमेजोन वाउचर नहीं है। सर इस कार्ड पे तो कोई ऑफर ही नहीं था अमेजोन वाउचर का, अब बताओ क्या कर लोगे? तो मेरे पास कोई कॉल की रिकॉर्ड थोड़ी ना था जो मैंने किया, है ना? ये बहुत साल पुरानी बात मैं कर रहा हूँ, जब इतनी ज्यादा समझ नहीं होती थी। ठीक है, लग गया लग गया, मैंने वो कार्ड ही बंद करा दिया, फिर मैंने नया कार्ड लिया था। कितना चार्ज करें कि नहीं, ऐसा कोई रूल तो नहीं, वो स्पेसिफिक आरबीआई ने लोन्स के मामले में तो छोड़ रखा है सभी बैंक्स के ऊपर। ईएमआई के लिए बोलते हैं आप कार्ड का पेमेंट ईएमआई बेस कर, हाँ वो भी कर सकते हो, ईएमआई बेस कर दो आप, उस फैसिलिटी है यार। एक्सपायर डेट लिखी होती है उस पर, क्रेडिट कार्ड के एक्सपायर, हर एक कार्ड की एक्सपायरी डेट आपके कार्ड के ऊपर लिखी होती है। सर आपके सारे क्रेडिट कार्ड यूज में, मेरे को क्रेडिट कार्ड एक्चुअली बहुत साल पहले दे दिए गए थे, मतलब दे नहीं दिए गए थे, चिपका दिए गए थे, है ना? चिपकाए कैसे गए थे कि हम बैंक में बैठे थे तो बैंक में क्या होता था कि हमारे बैंक में ये जो एजेंट, जो दूसरे एजेंट होते हैं ना आईसीसी वाले एक्सिस वाले, वो आ जाते थे, उनको पता है। अब मैं बैठता था एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में, ठीक है, जो हमारे बैक ऑफिस होते हैं, है ना, उनमें मैं बैठता था। तो हम जहाँ जिस ऑफिस में बैठते हैं वहां पर कम से कम 35-40 का स्टाफ होता था ना। ब्रांच में तो 5 स्टाफ हुआ, 6 स्टाफ हुआ, 10 स्टाफ हुआ, इतना होता है ना। किसी ब्रांच, बड़ी ब्रांच हो 15 का स्टाफ होगा। लेकिन जब जहां पर 35-40 का स्टाफ बैठा होता वो इन लोगों के लिए बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट होता, वो आ जाते थे, सुबह आ जाते थे और शाम तक बैठे रहते थे। 35-40 लोगों को क्रेडिट कार्ड चाहिए जाते थे, उनका तो टारगेट 1 महीने का पूरा हो जाता था। बड़ी सही जगह आते थे। और ऐसे ही हमारी सिटी में कितने बैंक्स के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होते थे, सभी में जा जाके वो यही काम करते थे, उनके तो टारगेट ही खतरनाक पूरे हो जाते थे।
तो वो वहां पर जाके बैठते थे, एक बंदे को दे दिया। अब हमारे पास क्या होता है कि हम एक दूसरे को थोड़ा बहुत समझते होते, मतलब कि एक होती है ना कि हाँ इकट्ठा ऑफिस में बैठते, तो एक ने ले लिया, वो कहता था अरे यार मैंने तो ले लिया, एक ने बोल दिया मैंने ले लिया, उसके पीछे फिर सारे लग जाते थे। तो बस वो चक्कर होता था, तो हमें वो चेप लिया गया और हमें ये चेपा गया आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपका तो कार्ड है, चार्जेस इस पे लगेंगे नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो इस चक्कर में हमें चेप दिया और हमने ले भी लिया, क्योंकि आजकल तो सच्ची बताओ आजकल ऑफर्स ना थोड़े कम हो गए हैं। आजकल क्रेडिट कार्ड पे उतने ऑफर नहीं आते जितने आज से 7-8 साल पहले आया करते थे। ठीक है, पहले इतने गजब ऑफर आते थे कि 10%, 20%, आप जो मर्जी वेबसाइट खोल लो, जो मर्जी शॉपिंग ऐप खोल लो, कहीं मर्जी आप चले जाओ, आपको यहाँ पर बहुत सारे। तो उस चक्कर में हम क्या करते थे, सारे कार्ड, मतलब मेरे साथ के जो उस टाइम के कलीग है ना, उनके पास सबके पास सारे क्रेडिट कार्ड है। आईसीसी भी हमारे पास, एक्सिस भी हमारे पास, एचडीएफसी हमारे पास, एसबीआई, सब सब हमारे पास है, सबके सब है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे चार्ज लगते नहीं, तो पड़े हैं आज की डेट में पड़े हैं क्रेडिट कार्ड, कोई टेंशन थोड़ी ना है। जब जिसका इस्तेमाल, जिसकी ऑफर आता है उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है ना। जिसमें एक्सेस वाला सबसे बढ़िया, जिसमें एक्सेस में बाय वन गेट वन मूवी टिकट का ऑफर है, लेकिन वो उसमें भी बाय वन गेट वन पूरा नहीं देते हैं। वो भी पता नहीं, वो मैक्सिमम इतने रुपए तक ही आपको छूट मिलेगी, मतलब मान लीजिए उस पे है मैक्सिमम अप टू 300 रुपीज आपको मैक्सिमम छूट मिलेगी। मान लो टिकट 500 रुपए की है, तो फिर भी 200 रुपए तो फिर भी देने पड़ते, 200 प्लस ऑनलाइन जो सर्विस चार्ज होता है 50, 60, 100 रुपए, वो भी देना पड़ता है। तो तकरीबन फिर भी 25-30% ऑफ मिल ही जाता है, तो वो भी काफी है। 25-30% ऑफ भी एक मूवी टिकट पे कम नहीं। आईसीसी बैंक का कभी ऑफर हुआ करता था मेरे पास, जो मैं 7-8 साल पहले, तब बिल्कुल फ्लैट 1 to 1 बाय, एक टिकट खरीदता दूसरे टिकट के पैसे नहीं लगते, सिर्फ वो जो मेंटेनेंस चार्ज होता है ना 50, 60, 100 रुपए, सिर्फ वो देना पड़ता था। एयरपोर्ट लॉन्च वाले जगह परसेंटेज ऑफ लिखा रहता है, हाँ वो मैक्सिमम अमाउंट होती है, तो उसको कोई और चुका दे, लिंक तो कर सकते हैं, हाँ चुका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई मर्जी चुका सकते हैं। जैसे पॉइंट्स पॉइंट्स भी मिल जाते हैं, पॉइंट्स रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप लेटर ऑन रिडीम कर सकते हो, किसी ना किसी कैश में भी रिडीम कर सकते हो, या फिर उसके बदले में कोई उनकी वेबसाइट पे आप जाओगे, रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने का ऑप्शन होगा, तो वहां पर जाकर आप उसको कुछ चीज परचेज, उसके बदले में कुछ चीज परचेज भी कर सकते हो। ठीक है, चलें आगे चलें। ओके, अगला है स्मार्ट कार्ड। काफी कुछ लिखा हुआ है वैसे स्मार्ट कार्ड के अंदर, यहाँ पर आपका स्मार्ट कार्ड बेसिकली यहाँ पर एक तरह का सेम उसी तरह प्लास्टिक कार्ड, एटीएम कार्ड की तरह दिखता है, बट इसमें एक चिप इंस्टॉल्ड होती है। ठीक है, ये चिप के अंदर यहाँ पर आपका डाटा थोड़ा बहुत स्टोर होता है, और जो चिप बेस्ड कार्ड होते हैं ना, समझ लो वही एक प्रकार के यहाँ पर स्मार्ट कार्ड्स के रूप में काम करते हैं। ठीक है, चिप बेस्ड कार्ड जो होते हैं वो स्मार्ट कार्ड से उनको कह सकते हो, उसी तरह से यहाँ पर दिखाई देते हैं, उसी तरह से काम करते हैं जो आपके चिप वाले कार्ड है। ठीक है, और ये स्मार्ट कार्ड्स आपके वो वाले कार्ड भी होते हैं जो कि एक प्रकार से क्या बोलेंगे उनको, जैसे मेट्रो का कार्ड होता है ना तुम्हारा, है ना, मेट्रो का कार्ड, मेट्रो का, या फिर कोई आप कहीं पर भी आप शॉपिंग करने जाते हैं जिसमें आप पैसा डाल देते हैं और फिर पैसे को इस्तेमाल किया जाता है, बेसिकली उसी चीज के लिए। मेट्रो का रिचार्ज करते हो आप, मेट्रो कार्ड का रिचार्ज करते हो, उसको आप लेटर ऑन बार बार जो मेट्रो में ट्रेवल करते हो उसके इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो भी एक एग्जाम्पल है स्मार्ट कार्ड का, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट कार्ड। या फिर कोई भी आप रिलायंस का, बिग बाजार का कोई के कार्ड ले लेते हो, उसमें पैसा डाल देते हो और लेटर ऑन उसको इस्तेमाल करते रहते हो, राइट, तो वो भी एक एग्जाम्पल है स्मार्ट कार्ड का। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है ईएमवी कार्ड। ईएमवी कार्ड यहाँ पर होते हैं, इवन स्टैंड फॉर यूरोपे, मास्टर कार्ड एंड दी वीजा। ये तीनों कंपनीज हैं जो कि आपकी कार्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। ठीक है, ये यहाँ पर ईएमवी कार्ड जो है, ये जो चिप कार्ड्स जो हैं उनको
अब आज की डेट में उनको आज की डेट में ईएमवी कार्ड्स कहा जाता है। जितने भी चिप वाले कार्ड हैं उनको आज की डेट में हम ईएमवी कार्ड के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, तो उनमें चिप लगी होती है, पहले चिप नहीं होती तो उनको ईएमवी नहीं कहता था। उसके बाद लेटर ऑन जब आरबीआई की गाइडलाइंस आई तो आरबीआई ने यहाँ पर यही बोला, यही लिखा था कि जो भी कार्ड्स हैं आपके मैग्नेटिक स्ट्रिप के उनको ईएमवी कार्ड्स में रिप्लेस किया जाए। और ईएमवी यानी कि था यूरोपीय मास्टर कार्ड वीजा, और ये एक ग्लोबल लेवल पे एक स्टैंडर्ड था जिसके तहत उनको अपनी चिप जो थी उसको यहाँ पर लगाना था उसके अंदर। ठीक है, तो ईएमवी कार्ड स्मार्ट कार्ड के अंडर ही आ जाते हैं। स्मार्ट कार्ड एक ओवरऑल है, उसके अंदर जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है वो ईएमवी कार्ड बन जाते हैं। ठीक है, बाकी आप आराम से पढ़ते रहना, मैं ऊपर ऊपर से मोटा मोटा चीज बता रहा हूँ। ठीक है, मेंबर कार्ड्स, मेंबर कार्ड आपके होते हैं ये जो अभी मैंने आपको बताया ना स्मार्ट कार्ड के अंडर ही, ये होते हैं बेसिकली आप किसी का मेंबर बन जाते हो। लाइक दी, जरूरी नहीं है कि स्मार्ट कार्ड ही हो और जरूरी नहीं है कि फिजिकल फॉर्म में कार्ड हो। ठीक है, मेरे पास एक जो यहाँ पर एग्जांपल दे रखा ना ताज का, मेरे पास ये कार्ड है आज की डेट में, लेकिन वो वर्चुअल फॉर्म में है। ठीक है, मुझे कहीं से एक मिला था, एक गिफ्ट मिला था, और वो 10,000 रुपए का मेरे पास ताज का, ताज होटल्स का मेरे पास एक कार्ड है। ताज होटल्स का एक वर्चुअल कार्ड है, फिजिकल नहीं वर्चुअल कार्ड है। मैं उस 10,000 रुपए को कहाँ इस्तेमाल करता हूँ? मैं केवल ताज होटल में जाकर इस्तेमाल करता हूँ, चाहे मैं वहां रहने के लिए इस्तेमाल करूँ, चाहे वहां पर मैं खाने के लिए वहां पर इस्तेमाल करूँ। ठीक है, रहने के लिए शायद नहीं है उसमें फैसिलिटी, खाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, या फिर वहां जब रह रहा हूँ तो उसके अलावा कोई वहां पर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज मुझे करनी है तो उसके लिए मैं 10,000 रुपए का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के बहुत सारे टाई अप होते हैं जिनमें आपके कार्ड्स जो है आपको गिफ्ट कार्ड कर दिया जाता है कि आप उस चीज को वहीं पर ही इस्तेमाल कर पाओगे। दैट इज दी मेंबर कार्ड, है ना। आपके बहुत सारे मेंबर कार्ड आपने सुने होंगे यार। अब मेरे पास तो ताज वाला, तो मुझे तो मेंबर कार्ड उसी का मतलब, बाकी कभी मेरे पास मेंबर कार्ड मैंने लिया नहीं है ना। बहुत बार होता है, जैसे उस दिन हम एयरलाइंस पे आ रहे थे विस्तारा पे, तो वो कह रहे थे विस्तारा का मेंबर कार्ड ले लीजिए, ऐसे ऐसे करके बोल रहे थे, तो ऐसा होता है ना। राइट, ओके, चलो आगे चलते हैं। मैडम मैडम क्यों देगी भाई? मैडम ने मुझे ताज होटल का वाउचर देकर क्या करना है? कहीं से आप जैसे किसी भाई बंधु ने फ्री में दे दिया था। हाँ, भाई देने वाला भी सोचे, 10,000 का वाउचर दे रहे हो आप, है ना, वो भी ताज होटल का दे रहे हो। 10,000 में ताज में क्या बनेगा यार? तो दो को 50-60 हजार का दो, 51,000 शगुन के दो, तो समझ आता है ना। फिर तो बंदा कुछ अंदर जाके कमरे का एडजस्टमेंट करता है। 10,000 में ताज में जाके मैं सोच रहा हूँ 10,000 का मैं करूँ क्या? जिसको भी मान लो मैं किसी को दे भी दूं तो वो भी क्या करेगा उसका, है ना। हाँ, रोटी 600 रुपए की रोटी है भाई, 500-600 की तो रोटी है वहां पे, एक रोटी। चाय पानी, चाय पानी पीने के लिए वो ताज होटल भी तो होना चाहिए। मेरे मेरे यहाँ से नजदीक नजदीक जो ताज होटल है ना, वो यहाँ से 450 किलोमीटर दूर है दिल्ली में। ठीक है, नजदीक से नजदीक। तो मैं पहले खर्च करके आऊँ वहां पे, पहले मैं 2-3 हजार रुपये में आने जाने के लगाऊं मैडम के साथ, है ना, खर्चा करूं, पहले मैं टिकटें बुक कराऊं, फिर वहां रुकूं, फिर चाय पानी पी के आऊं। अब बताओ करूं क्या मैं? और जब वहां पर जाना होता है दिल्ली वाले सिटी में, तब काम, तब पर्पज ही और कुछ होता है जाने का, तो फिर वो टाइम ही नहीं मिलता जाने का। उत्कर्ष उस पर आएंगे, अभी वो टॉपिक आया नहीं है। ठीक है, उसको मैच कहते हैं। चलो आगे चलते हैं, डिजिटल वॉलेट, ई वॉलेट। ठीक है, डिजिटल वॉलेट, ई वॉलेट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट ऑफ व्यू, अगला पॉइंट तो जो हमने डिस्कस करना है, डिजिटल और दी ई वॉलेट। ये काफी आजकल पॉपुलर हो रहा है ना, डिजिटल वॉलेट, ई वॉलेट, जिसमें आप क्या करते हैं, अपने पास एक मोबाइल वॉलेट होता है, और
क्या डाउट पूछ लिया? डाउट तुम्हारा तो कहाँ पूछा है यार, ऊपर कहीं निकल गया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा। एक बार दोबारा कॉपी पेस्ट कर दो यार, फिर तो बता देता हूँ। चलो इतनी देर में आगे शुरू करता हूँ। डिजिटल वॉलेट, ई वॉलेट एक प्रकार का वॉलेट है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। कौन सा वॉलेट है? आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसमें आपने पैसा कुछ ना कुछ रख रखा होगा, जिसमें सबसे पॉपुलर, सबसे पहला नाम जो आपके सामने आता है पेटीएम वॉलेट, राइट? ठीक है। और आजकल तो ना जाने कितने कितने वॉलेट आ चुके हैं, कितने डिजिटल वॉलेट्स आ चुके हैं जिनमें आप कुछ ना कुछ पैसा यहाँ पर अपना रख ही देते हो। ठीक है। ये जो मोबाइल वॉलेट्स होते हैं ये बैंक के द्वारा भी ऑन किए जा सकते हैं, है ना। और नॉन बैंक, जो शुरुआत हुई थी नॉन बैंक से हुई थी। धीरे धीरे जब इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया तो बैंक्स को भी लगा कि हमें भी इसमें आना चाहिए, तो बैंक्स भी इसमें कूदने लगे। वॉलेट में यहाँ पर अपना कुछ ना कुछ पैसा अलग से रख देते हो, जो बैंक अकाउंट से जरूर हो सकता है, लिंक भी हो सकता है, ना भी लिंक हो। बैंक अकाउंट से आप पैसा उठाकर अपने वॉलेट में रखते हो। वॉलेट से यहाँ पर पैसा बड़ा ही कन्वीनियंटली जो है वो ट्रांसफर हो जाता है दूसरी जगह पे। ये चीज डिजिटल वॉलेट, ई वॉलेट, ये उस टाइम पे पॉपुलर था जब आज की डेट में जो यूपीआई आप इस्तेमाल करते हो, आज की डेट में यूपीआई, ये तो आज की डेट में है ना। किसी टाइम पे यूपीआई नहीं होता था, किसी टाइम पे बैंक अकाउंट होता था। तो बैंक अकाउंट से पैसा किसी को देना थोड़ा सा मुश्किल होता था, लेकिन आप क्या करते थे, डिजिटल वॉलेट में पैसा डाल देते तो उससे काम बन जाता था बड़ी जल्दी। तो डिजिटल वॉलेट यहाँ पर पॉपुलर हुए थे, बहुत अच्छे से पॉपुलर होते थे, लेकिन जैसे जैसे यूपीआई आता गया वैसे डिजिटल वॉलेट का जो यहाँ पर जो थोड़ा सा वो है ना, वर्चस्व जो है ना वो थोड़ा सा खत्म होने लगा। वर्चस्व मतलब कि उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो पहले से काफी ज्यादा कम होने लगी। ठीक है। अब जो यहाँ पर डिजिटल वॉलेट होते हैं, ये सारे के सारे होते हैं, इनको हम एक और नाम से जानते हैं। इनको हम जानते हैं यहाँ पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। क्या कहते हैं इनको? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ये बेसिकली तीन तरह के होते हैं, यानी कि जो वॉलेट्स है, मतलब टेक्निकल भाषा में इनको प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कहूंगा। और ये जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये तीन तरीके के होते हैं। तीन तरीके में सबसे पहला जो तरीका है, सेकेंड, ओके, सो पहला जो है उसको हम कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई। क्या बोलते हैं? क्लोज सिस्टम प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। दूसरा होता है स्मॉल प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, ओके। तीसरा होता है फुल केवाईसी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। जो यहाँ पर क्लोज्ड या फिर स्मॉल है या फिर सेमी क्लोज्ड उसको कहेंगे, क्लोज, सेमी क्लोज्ड या फिर फुल, आप इस तरह से भी कह सकते हो याद करने के पर्पज से। या फिर क्लोज्ड, फुल केवाईसी का है। तीसरा स्मॉल है आपका, सेमी क्लोज्ड या स्मॉल है। ठीक है। और जो सबसे पहले क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई है, क्लोज सिस्टम पीपीआई में क्या होता है, इसमें यहाँ पर जो भी चीज आप इसमें, ये वॉलेट होता है या डिजिटल, इसमें किसी तरह का कैश विड्रॉवल अलाउड नहीं होता। आप इसमें कैश विड्रॉ नहीं कर सकते किसी भी तरह से। अगर उसके आउटलेट है कोई भी, मान लीजिए वो बैंक है तो उसका आउटलेट है, आप जाकर कहो मुझे वॉलेट से कैश विड्रॉ करना, नहीं कर सकते। ठीक है। या फिर ये किसी भी तरह से थर्ड पार्टी की पेमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। थर्ड पार्टी की पेमेंट का मतलब ये है कि लाइक आपने अभी जैसे अनअकैडमी प्लस पे आप आए हैं, अनअकैडमी प्लस पे जब आपने सब्सक्रिप्शन खरीदा होगा तब आपको याद होगा कि आपने पेमेंट में कोड लगाया था। ठीक है, आपने कोड लगाया था, किसी भी टीचर का जो भी आप कोड लगाते हो। उसके अलावा मेरा तो पक्का पता नहीं लगाया किसी ने। सो उसके अलावा आप वहां पर क्रेडिट रिडीम करते हो ना, क्रेडिट रिडीम। ठीक है, क्रेडिट वहां पर लिखा होता है। तो वो क्रेडिट रिडीम क्या था? वो कॉइन्स थे जो आप यहाँ पर डेली बेसिस पे क्लासेस देखते हो तो उसके आपके कॉइन्स इकट्ठे होते हैं। अब तो शायद इकट्ठे होने बंद हो गए, पहले के टाइम पे होता था। तो जो कॉइन्स रिडीम होते हैं उन कॉइन्स को आपने, जो कॉइन्स सॉरी इकट्ठे हुए तो उन कॉइन्स को आप कहां पर यूज कर रहे हो? क्या उन कॉइन्स को आप किसी थर्ड पार्टी में इस्तेमाल कर सकते हो? किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में कोई चीज खरीदने में इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं ना। ठीक है, नहीं कर सकते ना। उनको आप कैसे करोगे? सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी पे ही करोगे। तो ऐसा ही बहुत बार ऐसा होता है कि आपके कोई भी एप्लीकेशन है उस पे आपको कैशबैक मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता? बहुत बार आपको कैशबैक मिल जाता है पैसे के फॉर्म। ये तो कॉइन्स है, ये तो ये वो वाली चीज नहीं है जो मैं अभी बताने वाला हूं कि कॉइन्स ऐसा कोई वर्चुअल कैश पेमेंट नहीं है। लेकिन बहुत बार होता है जो कैशबैक आपको मिलता है ना। तो कैशबैक को आप कहां पर इस्तेमाल कर सकते हो? कैशबैक को इस्तेमाल कर सकते हो आप किसमें? कैशबैक को आप इस्तेमाल कर सकते हो उसी उसी ऐप में फर्दर कोई और ट्रांजेक्शन फ्यूचर में करनी है। ठीक है, उसी ऐप में फर्दर कोई और ट्रांजेक्शन आपको करनी है तो वहां पर पैसे को वहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक उस दिन मेरे पास
मैंने मेक माई ट्रिप जैसे मैं काफी इस्तेमाल करता हूँ, तो मेरे पास मेक माई ट्रिप में काफी ज्यादा वो इकट्ठे हुए थे, तकरीबन 14-1500 रुपए मेरे पास उसमें कैश वॉलेट में इकट्ठे हुए। उस 14-1500 रुपए को मैं मेक माई ट्रिप के बाहर नहीं इस्तेमाल कर सकता। मैंने उस दिन एक बुकिंग कराई थी, तो मेरे उसमें से 14-1500 रुपए मैंने उसी वॉलेट से पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो सेम चीज उसी ऐप में इस्तेमाल करते हो, सेम वहीं पर ही इस्तेमाल करते हो, वो बाहर किसी और ऐप में इस्तेमाल नहीं हो सकती है, तो वो वहां पर आपको कहलाएगी। उस चीज को हम क्लोज सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। वो वॉलेट का पैसा सेम उसी के ही ऐप में इस्तेमाल होगा। ठीक है, ओके। अब आप एग्जांपल आपके पास अपने अपने हैं, वो अपने आसपास के एग्जांपल देखो जो भी है। अगला आता है स्मॉल पीपीआई, सेमी क्लोज्ड पीपीआई, मिनिमम डिटेल्स पीपीआई, कई सारे इसके नाम है। जो सेमी क्लोज्ड या फिर स्मॉल पीपीआई है, ये यहां पर आपका क्या करता है, ये आपका इश्यू किया जाता है आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड विद द ओटीपी। इसमें पूरा पूरा होता है सेल्फ डिक्लेरेशन, नाम वगैरह इसमें आपसे पूछा जाता है, और इसमें आपका यहाँ पर आपकी आइडेंटिफिकेशन नंबर ओवीडी भी यहाँ पर आपका पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसको आप कहीं पर भी पेमेंट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, किसी को पेमेंट आपकी की जा सकती है किसी भी तरह से। इसमें आपके जो होते हैं पीपीए जो होता है, ये दो तरीके का पीपीए होता है। इसमें दो तरह के पीपीए में क्या होगा, इसमें आप एक तो होता है कैश लोडिंग फैसिलिटी, होता है नो कैश लोडिंग फैसिलिटी। कैश लोडिंग फैसिलिटी में आप इसमें मैक्सिमम 10,000 रुपए पर मंथ आप इसमें डिपॉजिट करा सकते हो। 10,000 रुपए पर मंथ, 1,20,000 रुपए सालाना पूरा हो सकता है। 1,20,000 साल में। ठीक है, और इसमें किसी भी वक्त आपके खाते में, आपके वॉलेट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10,000 रुपए रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं रह सकते। मैक्सिमम इसमें किसी भी वक्त, एक वक्त में आपके 10,000 रुपए से ऊपर इसमें बैलेंस नहीं हो सकता। अगर इसमें 10,000 से ऊपर से बैलेंस जाएगा तो आपको यहाँ पर एरर मैसेज आ जाएगा, आपके इसमें वॉलेट में 10,000 से ऊपर पैसा नहीं जाएगा। ठीक है, ओके। और ये यहाँ पर आपका जो नो कैश लोड, एक होता है पीपीए विद नो कैश लोडिंग फैसिलिटी। पीपीए विद नो कैश लोडिंग फैसिलिटी में यहाँ पर क्या होता है, इसमें भी आपका वही मैक्सिमम 10,000 का ही फंडा होता है, लेकिन पीपीआई विद नो कैश लोडिंग फैसिलिटी में आप क्या कर सकते हो, इसको जो लोडिंग या फिर रीलोडिंग है वो बैंक अकाउंट से, क्रेडिट कार्ड से, या फिर किसी और वॉलेट से कर सकते हो। ठीक है, मतलब किसी और, आप कैश नहीं डाल सकते। आप इसमें नो कैश लोडिंग मतलब इसमें कैश में डिपॉजिट नहीं कर सकते। मान लीजिए उस वॉलेट वाले का, वॉलेट कंपनी का इस तरह का कैश आउटलेट है जहां पर आप कैश डिपॉजिट कर सकते हो, राइट। लेकिन इस तरह के पीपीए में आप कैश में डिपॉजिट नहीं कर सकते। इस तरह के पीपीए में आपका जो पैसा आएगा वो कहीं से ट्रांसफर होकर ही आएगा। ठीक है, लेकिन इसी का जो दूसरा है कैश लोडिंग फैसिलिटी में फीचर सेम है, वही 10,000 उसमें, वही 10,000 उसमें, वही 1,20,000 उसमें, वही 1,20,000 उसमें। बस फर्क इतना है कि उसमें कैश में डील कर सकते हो, उसमें कैश में डील नहीं कर सकते हो। ठीक है, तीसरा आता है फुल केवाईसी पीपीआई। अब फुल केवाईसी पीपीआई और सेमी जो पीपीआई है, दोनों समवट सिमिलर है, क्योंकि जो यहां पर आपका स्मॉल पीपीआई होता है उसमें भी यहां पर आपका एक आपको सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन देनी होती है नेम की। ठीक है, और आपको यहां पर सिर्फ सिर्फ ओवीडी की डिटेल देनी होती है। मान लीजिए ओवीडी की मैंने आधार नंबर दे दिया, मैंने उसमें आधार नंबर दे दिया, अपना नाम दे दिया, सेल्फ डिक्लेरेशन, मैं उसमें अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं करूंगा। सेमी क्लोज्ड में मैं अपने डॉक्यूमेंट को कहीं पर भी सबमिट नहीं करूंगा, कोई डॉक्यूमेंट मेरा स्कैन नहीं होगा, तभी उसमें 10,000 की लिमिट है। फुल केवाईसी पीपीआई में यहां पर क्या होगा, फुल केवाईसी पीपीआई में मैं अपना डॉक्यूमेंट जो है वो स्कैन डॉक्यूमेंट अपना सबमिट करूंगा। इवन मेरी जो फोटो है, सेल्फी वेल्फी खींचकर मैं अपनी फोटो भी भेजूंगा, उसका पूरा असेसमेंट करेंगे, और तब जाके मुझे यहाँ पर एक वॉलेट मिल जाएगा जिसमें मैं यहाँ पर मैक्सिमम 2,00,000 रुपए तक रख सकता हूं। ठीक है, इसमें पैसा आपके बैंक अकाउंट से ट्रांसफर किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है, बट मैक्सिमम अप टू यहाँ पर 2,00,000 रुपए पर मंथ ही इसमें ट्रांसफर किया जा सकता है, और मैक्सिमम इसमें यहाँ पर आपका 2,00,000 रुपए इसमें रखा जा सकता है आउटस्टैंडिंग ही। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर फुल केवाईसी पीपीए का एग्जांपल हुआ। फुल केवाईसी पीपीआई में यहाँ पर आप फॉरेन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो, यानी कि फॉरेन से पैसा जो है वो भी आ सकता है, बाहर से पैसा जो है आप आ सकता है, बाहर पैसा भेज भी सकते हो, जिसमें आप 10,000 रुपए पर ट्रांजेक्शन तक भेज सकते हो, और 7.5 लाख रुपए एक महीने में भेज सकते हो। 10,000 रुपए पर ट्रांजेक्शन, यानी कि एक दिन में, ऐसा नहीं है एक दिन में 10,000 कर सकते हैं, एक दिन में आप 10 ट्रांजेक्शन करो 1-1 लाख की, लेकिन एक बार में ट्रांजेक्शन 10,000 की होगी।
मैक्सिमम अमाउंट जो ट्रांसफर कर सकते हो 7.5 लाख रुपए एक महीने में ट्रांसफर कर सकते हो, और आपके खाते में वॉलेट में पैसा जो है वो मैक्सिमम 50,000 तक ही आ सकता है। अप टू 50,000 मैक्सिमम यहाँ पर एक महीने में आपका पैसा आपके खाते में आ सकता है इसमें। ठीक है, भेज सकते हो 7.5 लाख तक, आ सकता है 50,000 तक। एक ट्रांजेक्शन यहाँ पर 10,000 से ऊपर नहीं हो सकती। ये आपकी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन आपकी कहलाती है। ये मैंने आपको तीनों के तीनों बता दी। अब आपका जो जो आपका एग्जाम्पल है, जहां जहां पर आपका एग्जाम्पल आपके घर आपके मोबाइल में जो फिट बैठता है, जो भी आपने वॉलेट है आपका, उसके अकॉर्डिंग देख लो। अगर आपका पेटीएम वॉलेट है और उसमें आपने केवाईसी अपनी दे रखी है, केवाईसी मतलब आपने पूरा पूरा केवाईसी हमने समझा ही है पहले, आपने पूरे पूरे सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पर स्कैन करके सबमिट करा रखे, तो आपकी लिमिट जो होगी वो ज्यादा होगी। लेकिन जिस दिन आपने ये सब नहीं किया तो उस दिन आपकी लिमिट 10,000 रुपए थी। आपको जब आपने नहीं किया था तब आपको वहां लिखा आता ना, कंप्लीट योर केवाईसी टू इंक्रीज योर लिमिट, ऐसे करके लिखा आता था, है ना। तब तक आपकी 10,000 थी। जैसे ही आपने केवाईसी सबमिट करा आपकी लिमिट बढ़ गई। तो वही चीज है, आपके पहले सेमी क्लोज था, अब आपका फुल केवाईसी हो चुका है। और जो आपका क्लोज सिस्टम पीपीआई है वो आपके इंटरनल ही उसी को ऐप के अंदर रिडीम कर सकते हो उसकी अमाउंट को। ठीक है, ओके। तो ये आपका यहां पर फंडा हो जाता है इस तरह का। किसी तरह का सवाल कुछ इसमें पूछना हो तो पूछ लो। डाउट बॉक्स देख लीजिए, डाउट बॉक्स में क्या डाल दिया। हाँ होती है, ये फादर की इनकम पे ही कैलकुलेट होगा, रेज इलेक्शन मिलेगा। होती है या फादर, समझ नहीं, क्वेश्चन ही आपका अधूरा है यार। होती है या फादर की इनकम पर ही कैलकुलेट होगा, एज इलेक्शन मिलेगा, क्या चीज पूछ रहे हो। क्वेश्चन थोड़ा समझ लगता है टाइपिंग मिस्टेक है या फिर कुछ गड़बड़ है। तो डेली करूंगा स्टार्ट, नेक्स्ट मंथ से करूंगा। हाँ। चलो, किसी को कोई और सवाल पूछना है। पूरा रीड कीजिए सर, पूरा ही रीड कर रहा हूँ, यहाँ पर इतना ही लिखा है, इससे ज्यादा यहाँ लिखा ही नहीं हुआ, आ ही नहीं रहा लिखा हुआ। एटीएम इशू करने का कोई लिमिट होती है क्या? क्या लिमिट है? बैंक एटीएम इशू करता है, बस एटीएम एक ही होता है, और कौन से एटीएम होता है? 10.5 ही करेंगे। ओबीसी एनसीएल के बारे में, ओबीसी एनसीएल क्या है? ओबीसी एनसीएल रिलैक्सेशन एज, अच्छा नॉन क्रिमिनल, ये नोटिफिकेशन में लिखा होता है यार ये। अब नोटिफिकेशन बेटर है कि नोटिफिकेशन आप पढ़ो, है ना, नोटिफिकेशन आप पढ़ो। अरे उत्कर्ष भाई, बहुत ज्यादा उतावले रहते हो तुम भी। वो ना, लक्ष्मीकांत आया क्या आज? तुम्हारा भी वही फंडा होता है यार। अरे अभी बच्चे, मैंने अभी बोला था कि वो टॉपिक आया ही नहीं है, मैं उस टॉपिक के बारे में अभी कैसे बता दूं? अभी मैंने बोला 2 मिनट पहले। ज्यादा ही उत्सुकता रहती है तुम्हें एक चीज पूछने में ना। अभी तो बोला मैंने 2 मिनट पहले, अरे वो टॉपिक आएगा तब समझाऊंगा, टॉपिक आने तो दो। हाँ? सर उसको कैलकुलेट हस्बैंड के बेस पर, फादर के बेस पर होता है। ये मतलब तो मुझे इसका आइडिया नहीं है, मैं कह रहा हूँ आप नोटिफिकेशन में पढ़ो यार, मुझे इसका आइडिया नहीं। मैंने भी बोला सर पेपर देना चाहिए क्या मेरे को, 1 मंथ ही हुआ है प्रोविजन। पेपर तो देने को, पेपर क्या दिक्कत है? अरे अनअकैडमी से अमेजोन वाउचर कैसे मिलता है? क्यों, क्या हो गया, आपको मिलना था? 25 मई का क्विज कल मैंने टेलीग्राम पे मैसेज डाला था, जहां मिलेगा। फॉर्म कैसा है, करेंगे बात उसमें। शुक्र गोल्ड बैन के बारे में, हाँ पढ़ेंगे पढ़ेंगे। सर नीति मैम भी अन अकेडमी में? नहीं, वो नहीं है।
एक फोल्डर बना हुआ है उसके अंदर, वो नीचे नीचे फोल्डर जा चुका, उस फोल्डर को मैं ऊपर ऊपर कर दूंगा आज से, वो ऊपर ऊपर ही दिखेगा, वो केवल कल 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 ही वो नीचे नीचे गया था। तो आपको स्क्रॉल थोड़ा करोगे ना, नीचे एक फोल्डर मिलेगा वो। अन अकेडमी टेस्ट सीरीज अभी पता नहीं यार मुझे उसका तो। बाय सर, बाय कौन कर रहा है? मैंने उनको कब कहा है मैंने क्लास खत्म होगी? मैंने बोला क्लास खत्म होगी? कमाल हो गया, खुद ही सवाल खुद ही जवाब। चलो आगे चलते हैं, टाइम लगेगा पता नहीं, अभी श्रुति अभी तो शुरुआत ही नहीं उसकी यार, तो समय लगेगा उसको। ओके, सो ये आपके पढ़ने के लिए है। पीपीआई के बारे में सारा मैंने जो जो चीजें बताई है, सारे सारे अमाउंट अमाउंट सब लिखी हुई है, पढ़ लेना आराम से तसल्ली से। ठीक है, फुल केवाईसी वगैरह सब लिख दिया, ये क्रॉस बॉर्डर का भी लिखा हुआ है। अगला आता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के बारे में आई थिंक आप लोग जानते ही होंगे, इंटरनेट बैंकिंग जिसको हम कहते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंदर बहुत सारे प्रकार होते हैं, चाहे कॉर्पोरेट बैंकिंग हो, चाहे टेली बैंकिंग हो, इंटरनेट बैंकिंग हो, मोबाइल बैंकिंग हो, वो सारे के सारे जो आपके मोबाइल फोन या कंप्यूटर के थ्रू होती है चीजें, बैंकिंग सर्विस उपलब्ध कराता है, उनको हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपका सबसे पॉपुलर जो है वो इंटरनेट बैंकिंग है, जिससे शुरुआत हुई थी। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग, घर बैठे बैठे आप इंटरनेट के माध्यम से अपना बैंक की ऑनलाइन इंटरनेट वेबसाइट पे आप लॉगिन करते हो, वहां पर लॉगिन आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड डालते हो, लॉगिन करते हो, और एन नंबर ऑफ सर्विसेज जो है बैंकिंग सर्विस आपको उपलब्ध करा दी जाती है। ठीक है, तो दैट इज इंटरनेट बैंकिंग। राइट, दूसरा होता है कॉर्पोरेट बैंकिंग में होता है। कॉर्पोरेट बैंकिंग में क्या होता है? कॉर्पोरेट बैंकिंग में आपकी स्पेसिफिकली आपको यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनको यहाँ पर बैंकिंग की सुविधा प्रोवाइड की जाती है, जिनके करंट अकाउंट बेसिकली होते हैं। जो इंटरनेट बैंकिंग होती है वो दो तरीकों से डिवाइड होती है, एक होती है रिटेल, दूसरी होती है कॉर्पोरेट। ठीक है, रिटेल में आप जैसे मेरे जैसे इंडिविजुअल के सेविंग अकाउंट है, तो उनको यहाँ पर रिटेल इंटरनेट बैंकिंग सर्विस दी जाती है। और जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है यहाँ पर, आपकी बड़ी नहीं कहूंगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका करंट अकाउंट है, तो उनको जो इंटरनेट बैंकिंग सुविधा दी जाती है उसको हम कॉर्पोरेट बैंकिंग कहते हैं। ठीक है, उसको हम कॉर्पोरेट बैंकिंग कहते हैं। और इवन ये सारी की सारी सुविधाएं जो है वो उनको यहाँ पर डोर स्टेप पे भी दे दी जाती है, अगर उनका अच्छा खासा बैलेंस है। तो वैसे तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की बात करें तो घर बैठे बैठे कॉर्पोरेट बैंकिंग की सुविधा उनको दे दी जाती है। ठीक है, ये तो हुआ कॉर्पोरेट बैंकिंग। एक आपका टेली बैंकिंग होता है। टेली बैंकिंग में क्या होता है? टेली बैंकिंग में आप घर बैठे बैठे फोन के थ्रू, एक बैंक का टोल फ्री नंबर होता है, उस फोन पे करके, उस नंबर पे कॉल करके आप अपनी बैंकिंग सर्विस को ले सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी फोन करके पूछेगा और बैंकिंग सर्विस उसको दे दोगे, ऐसे तो मेरी आवाज में कोई और बोल दे, और आवाज भी क्या पहचानेंगे थोड़े ना, दिन में कितने फोन आते होंगे उनको टेलीकॉलर्स के बाद। तो आपको एक यूनिक यहाँ पर एक पिन नंबर दिया जाता है। ठीक है, आप जब भी टेलीकॉलिंग करोगे तो आपसे वो पिन नंबर मांगा जाएगा, और वो पिन नंबर आप शेयर करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर सुविधाएं लाइक आपको बैलेंस इंक्वायरी करनी है, कुछ लास्ट ट्रांजेक्शन आपको जाननी है, चेकबुक आपको ऑनलाइन मंगवानी है, एटीएम पिन आपको नया जनरेट करना है, आपको कहीं ट्रांसफर करने हैं फंड्स को, आपको कोई यहाँ पर किसी और दो चार सर्विस और भी हैं जो अगर आपको चाहिए तो वो आपकी टेली बैंकिंग के थ्रू आपको आ जाती है। वो आपका जो भी डिमांड करेंगे वो आपको मेल पे या एसएमएस के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद मोबाइल बैंकिंग रह गया है, यूएसएसडी रह गया है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच तो हो गया था, नैच रह गया है, आईएमपीएस रह गया है, यूपीआई रह गया है। अरे यार मुझे लगा आज मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, चलो कल करते हैं बाकी चीजें, स्विफ्ट भी कराना है, काफी कुछ है। चलो थैंक यू सो मच, टेक केयर। मैं आज 1 बजे क्लास है आज भी आपकी? 1 बजे क्लास तो नहीं है यार? जैसे ही मैं बोलता हूँ थैंक यू सो मच, तुम लोग को तो ऐसे भागते हो, जेल से भागना होता उड़ी है ना। अच्छा कल 1 बजे, वही मैं डर गया, मैंने कहा आज कौन सी 1 बजे क्लास आ गई। सब जाएं, बड़े शरीफ बच्चे दोबारा पूछ रहे हो जाए, एक बार बोल तो दिया जाए। इतनी शराफत भी आज के जमाने में अच्छी थोड़ी ना है यार, जब बोल दिया जाओ तो जाओ। दोबारा पूछ रहे हो, इतने सिंसियरिटी हो, बड़े शरीफ हो यार। क्या होगा तुम्हारे घर वाले और
हस्बैंड वाइफ तो जन्नत आ गई, जिससे भी तुम्हारी शादी होंगी, वेदर हस्बैंड और वाइफ है, तो बड़े खुश होंगे तुमसे यार, इतने सिंसियरली पूछते हो। चलो चले, ठीक है, जाए, इजाजत है मुझे, मिलते हैं फिर कल सुबह 6 बजे, वैसे करंट अफेयर्स की क्लास में मिलेंगे। चलो बाय।